नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसा कहे, केम छो, हेलो एंड वेलकम टू गेट अकेडमी। सो दोस्तों, जो तुम लोग का डिस्कशन थ्रू प्रॉब्लम 444 सीरीज चल रहा है, उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आज हम लोग लेक्चर 5 लेंगे। आज हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के एंड स्ट्रेन एनर्जी टॉपिक के 10 बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप सब जानते हो, मेरा नाम रामानंद बंसल, आपका आरबी सर। मैंने 2014 में गेट क्रैक किया था विथ ऑल इंडिया रैंक 70। उसके बाद मेरा सिलेक्शन आईओसीएल, एचपीसीएल एंड बार्क में हुआ था। फाइनली मैंने आईओसीएल ज्वाइन किया एज ऑपरेशन ऑफिसर इन हजीरा टर्मिनल सूरत। वहाँ 1 साल काम करने के बाद मैंने जॉब से क्विट किया और उसके बाद से ही लगातार मैं गेट इंडिया के लिए पढ़ा रहा हूँ। मुझे इस फील्ड में लगभग 7 से ज़्यादा ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो चलो फिर बिना देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक एक करके टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के और स्ट्रेन एनर्जी के। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कैंटिलीवर बीम है। इसका क्या पूछ रहा है, द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड, मतलब फ्री एंड का मेरे को क्या निकालना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब अगर मैं सपोज इस पॉइंट को अगर मैं ए बोल रहा हूं, इस पॉइंट को अगर बी और इस पॉइंट को सी बोलूं, तो मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया, ए बी पोर्शन का जो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आई है और बीसी पोर्शन का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 2i है। तो हम लोग को क्या निकालना है, इसमें फ्री एंड पे बेंडिंग मोमेंट लग रहा है या कपल लग रहा है m, तो हम लोग को क्या निकालना है, इसका डिफ्लेक्शन एंड स्लोप एट द फ्री एंड। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सारे ऑप्शन में मेरे को यंग मॉडुलस ई दिया हुआ है, तो भले क्वेश्चन में मेरे को मेंशन नहीं है कि मटेरियल का यंग मॉडुलस ई है, बट ऑप्शन देख के हम लोग जज कर सकते हैं कि पूरे पोर्शन का, पूरे बीम का मटेरियल का यंग मॉडुलस कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू कितनी है, ई। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, जब कैंटिलीवर बीम का, जिसमें कभी भी किसी एंड का चाहे मेरे को डिफ्लेक्शन निकालना हो चाहे स्लोप निकालना हो, तो इसके लिए अगर मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला याद है तो जाहिर सी बात है सीधा फॉर्मूला से करोगे, बट अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, मोमेंट एरिया मेथड। कैंटिलीवर बीम में अगर मेरे को किसी भी एंड का या किसी भी पॉइंट का स्लोप निकालना है तो वह हम लोग मोमेंट एरिया थ्योरम 1 से इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं बता दूंगा। अगर मेरे को किसी भी पॉइंट का कैंटिलीवर बीम में डिफ्लेक्शन निकालना है तो वो हम लोग मोमेंट एरिया थ्योरम 2 से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी कैंटिलीवर बीम में आएगा तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, मोमेंट एरिया। कैसे सॉल्व करोगे बता रहा हूं, उसके लिए पहले मैं इस डायग्राम को अलग से कॉपी कर लेता हूं। इधर ध्यान देना, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड ये पॉइंट सी। ए बी पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, यंग मॉडुलस ई है। तो अगर मैं ए बी पोर्शन का फ्लेक्सर रिजिडिटी बात करूं तो ए बी पोर्शन का फ्लेक्सर रिजिडिटी कितना होगा, ई आई। बीसी पोर्शन का यंग मॉडुलस ई है, मटेरियल पूरे का सेम है, और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i है। तो अगर मैं बीसी पोर्शन का फ्लेक्सर रिजिडिटी का बात करूं तो कितना होगा, 2ei। ए बी पोर्शन का लेंथ l/3 है और बीसी पोर्शन का लेंथ 2l/3 है। क्लियर पॉइंट। अब इसमें मेरे को फ्री एंड यानी ए का एंगल ऑफ स्लोप निकालना है, थीटा है, और फ्री एंड ए का डिफ्लेक्शन निकालना है, दैट इज डेल्टा है। तो पहले हम लोग एंगल ऑफ स्लोप निकाल लेते हैं। मेरे को क्या पता है कि अगर किसी भी बीम में अगर फिक्स सपोर्ट इन्वॉल्व है, जैसे कैंटिलीवर बीम में फिक्स सपोर्ट आता है क्या, तो हम लोग उस बीम के किसी भी पॉइंट का स्लोप मोमेंट एरिया थ्योरम 1 से डायरेक्टली इजीली निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालोगे, मेरे को ये पता है क्या कि फिक्स सपोर्ट जहां पर भी है उसका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हमेशा जीरो होगा। तो अगर मैं पहले स्लोप का बात करूंगा तो फिक्स सपोर्ट का स्लोप क्या होगा, जीरो, क्योंकि फिक्स सपोर्ट रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों में किसी को भी अलाउ नहीं करता है। तो फिक्स सपोर्ट का डिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, बट अभी मेरे को ये प्रॉपर्टी काम आएगा। फिक्स सपोर्ट का स्लोप क्या होगा, जीरो। और अगर मेरे को एक पॉइंट ऐसा पता चल गया किसी बीम में जहां का स्लोप जीरो है, और कैंटिलीवर बीम या उस बीम जिसमें फिक्स सपोर्ट इन्वॉल्व है वहां पर हमेशा कहां का स्लोप जीरो होगा, पक्का 120% फिक्स सपोर्ट का, तो मैं किसी भी पॉइंट का स्लोप मोमेंट एरिया थ्योरम 1 से निकाल सकता हूं। कैसे, मान लो मेरे को पॉइंट ए का स्लोप निकालना है, थीटा ए। तो ये फॉर्मूला बताने से पहले तुम लोग को मैं समझा देता हूं मोमेंट एरिया थ्योरम 1 का बेसिकली होता क्या है शॉर्ट में। ठीक है, मोमेंट एरिया थ्योरम 1 क्या होता है कि किसी भी बीम के किसी भी 2 पॉइंट का डिफ्लेक्शन कर का स्लोप, मान लो मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं ए और बी, और ए और बी का डिफ्लेक्शन कर का स्लोप, जैसे ए पॉइंट बैंड होने के बाद जहां पर भी बीम में ए पॉइंट दिखेगा उस पर टेंजेंट खींचूंगा, उसका हॉरिजॉन्टल से जो छोटा वाला एंगल है वो पॉइंट ए का स्लोप हो गया। वैसे पॉइंट बी का स्लोप होगा, पॉइंट बी पे टेंजेंट खींचोगे उसका हॉरिजॉन्टल से छोटा वाला एंगल। ठीक है, तो मान लो ये कोई एक बीम है, केवल कैंटिलीवर बीम के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूं, ये तो कोई भी, ये थ्योरम 1 तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हो ना, ये पॉइंट बी है।
थ्योरम वन क्या, ये बैंड होने से पहले है, तो बैंड होने के बाद मान लो डायग्राम ऐसा है, तो बैंड होने के बाद पॉइंट ए यहां दिखेगा, बैंड होने के बाद पॉइंट बी यहां दिखेगा। ए का स्लोप मतलब ए पे टेंजेंट खींचो, उसका हॉरिजॉन्टल से छोटा वाला एंगल, इसको मैं थीटा ए बोल रहा हूं। बी पे टेंजेंट, उसका हॉरिजॉन्टल से छोटा वाला एंगल, ये थीटा बी। ये एंगल ऑफ स्लोप हो गया, बट स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए एक्चुअल में तो स्लोप tan थीटा होता है ना, बट एंगल ऑफ स्लोप और स्लोप दोनों लगभग सेम होगा फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो मोमेंट एरिया थ्योरम वन क्या बताता है, इस बीम के किसी भी दो पॉइंट के बीच का एंगल ऑफ स्लोप का डिफरेंस, जैसे अभी मैं ए और बी दो पॉइंट लिया, तो ए और बी में ए का स्लोप थीटा है, बी का स्लोप थीटा बी है, तो मैं क्या लिखूंगा, ए और बी में भी राइट साइड कौन सा पॉइंट आ रहा है, बी आ रहा है क्या, तो ऐसे लिखोगे राइट साइड का पॉइंट यानी थीटा बी माइनस लेफ्ट साइड का पॉइंट थीटा। ये मोमेंट एरिया थ्योरम वन बताता है किसी भी दो पॉइंट के बीच का चेंज इन स्लोप, यानी थीटा बी माइनस थीटा ए। क्लियर पॉइंट। अगर ए राइट साइड होता तो इसी को मैं लिखता थीटा ए माइनस थीटा बी, और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट अपॉन ईआई डायग्राम, ईआई मतलब फ्लेक्सर रिजिडिटी, बेंडिंग मोमेंट अपॉन फ्लेक्सर रिजिड डायग्राम बिटवीन ए एंड पी, जिस भी दो पॉइंट के बीच ये थ्योरम अप्लाई कर रहे हो। और ये थ्योरम किसी पॉइंट का स्लोप नहीं बता रहा है, दो पॉइंट के बीच का स्लोप का डिफरेंस, राइट साइड का स्लोप माइनस लेफ्ट साइड का पॉइंट का स्लोप। क्लियर पॉइंट। और यहां स्लोप के लिए साइन कन्वेक्शन क्या है, स्लोप को एक बार के लिए थीटा से डिनोट करूं तो मोमेंट एरिया थ्योरम में एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग प्लस लेंगे और क्लॉकवाइज को माइनस लेंगे। ये बताता है मोमेंट एरिया थ्योरम वन। लेकिन मेरे को ये बताओ, अगर मैं ये थ्योरम उस दो पॉइंट में से एक पॉइंट ऐसा ले लूं जहां का स्लोप जीरो है, तो सीधा सी बात है क्या दूसरे पॉइंट का स्लोप इजीली निकल जाएगा क्या। और कैंटिलीवर बीम या वो सारे बीम जहां पर फिक्स सपोर्ट है, मेरे को हमेशा पता है कि फिक्स सपोर्ट का स्लोप क्या होगा, जीरो। तो हम लोग फिक्स सपोर्ट और पॉइंट ए के बीच मोमेंट एरिया थ्योरम वन लगा देंगे, तो पॉइंट ए का स्लोप निकल जाएगा। वो क्वेश्चन में देखना, जैसे फिक्स सपोर्ट और ए में राइट साइड में अगर पॉइंट ए आ रहा है तो थीटा ए माइनस थीटा फिक्स लिखोगे, अगर राइट साइड में फिक्स पॉइंट आ रहा है तो थीटा फिक्स माइनस थीटा ए लिखोगे, वो क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। और वो क्या होगा, एरिया ऑफ बीएम अपॉन ईआई डायग्राम बिटवीन ए एंड फिक्स, खत्म। हाँ, अगर ईआई कांस्टेंट है तो ये भी कर सकते हो कि बेंडिंग डायग्राम का एरिया निकालो, ईआई अलग से डिवाइड कर लो, बट वो कब काम आएगा, जब ईआई कांस्टेंट हो। तो मैं सिंपल ये बोलूं, कैंटिलीवर बीम में कहीं का भी स्लोप निकालना हो तो सिंपली क्या करो, जहां का स्लोप निकालना है वो पॉइंट और फिक्स के बीच मोमेंट एरिया थ्योरम वन लगा दो। जैसे बी का स्लोप निकालना है तो बी और फिक्स के बीच मोमेंट एरिया थ्योरम वन, अगर बी राइट साइड है तो थीटा बी माइनस थीटा फिक्स, फिक्स राइट साइड है तो थीटा फिक्स माइनस थीटा बी। और ये क्या होगा, जिन दो पॉइंट के बीच लगा रहे हो उन दोनों पॉइंट के बीच बीएम अपॉन ईआई डायग्राम का एरिया। क्लियर। जैसे अब इस क्वेश्चन में हम लोग आ सकते हैं, मेरे को कहां का स्लोप निकालना है, ए, मेरा यहां पर एक फिक्स सपोर्ट आ रहा है क्या, कौन से पॉइंट पे, सी पे, तो थीटा फिक्स मतलब थीटा सिक्स। मेरे को थीटा फिक्स पता है कि थीटा सी, थीटा फिक्स जीरो होगा क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, तो मैं फिक्स और ए के बीच मोमेंट एरिया थ्योरम वन लगा दूंगा। अब फिक्स और ए में राइट साइड में कौन सा पॉइंट आ रहा है, सर ए आ रहा है, और राइट साइड में ए आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा ए माइनस थीटा फिक्स, और ये इक्वल टू क्या होगा, सर ई आई पूरे का कॉन्स्टेंट ही है तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, एरिया ऑफ बीएम अपॉन ई आई डायग्राम बिटवीन ए एंड फिक्स, खत्म। एरिया ऑफ बीएम अपॉन ईआई डायग्राम बिटवीन ए एंड फिक्स, और चूंकि थीटा फिक्स जीरो है तो यहां से क्या निकल जाएगा, थीटा ए। बट उसके लिए मेरे को ए और फिक्स के बीच का बेंडिंग अपॉन ईआई डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो बना लो। इसके लिए प्रॉपर नेमिंग कर देना, जहां भी लोडिंग का पैटर्न चेंज हो रहा है उसको नया पॉइंट बोल देना, और जहां भी ईआई चेंज हो रहा है उसको भी नया पॉइंट बोल देना। क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि यहाँ ईआई बेंडिंग अपॉन ईआई डायग्राम बनाना है मेरे को, ठीक है। तो ये पॉइंट ए पे कपल है, पहले तो जहां जहां पैटर्न चेंज हो रहा है उसको ऑलरेडी नेमिंग किया हो, ए, ये बी, ये सी। ए पे कपल है तो बेंडिंग मोमेंट सडनली चेंज होगा, इसलिए यहां जस्ट लेफ्ट राइट करेंगे। हाँ सर। बी पे कपल नहीं है, बी पे लोडिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, बट बी पे ईआई अचानक चेंज हो रहा है क्या, और ईआई अचानक चेंज हो रहा है तो बी के जस्ट लेफ्ट का ईआई अलग है, ईआई बी के जस्ट लेफ्ट का ईआई एक तरह से फ्लेक्सर रिजिडिटी 2ai है ना, और बी के जस्ट राइट का ईआई है, तो यहाँ बी पे चूंकि ईआई अचानक चेंज हो रहा है तो मेरे को लेफ्ट राइट करना पड़ेगा। हाँ, सी पे भी जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट, क्योंकि यहाँ कपल वाला रिएक्शन आएगा। क्लियर पॉइंट। पहले बेंडिंग मोमेंट निकाल लेता हूं हर पॉइंट का, फिर बेंडिंग मोमेंट अपॉन ईआई निकाल लेंगे। क्लियर पॉइंट। तो इधर मैं बेंडिंग मोमेंट लिख दे रहा हूं, और इधर मैं बेंडिंग मोमेंट अपॉन ईआई बोलने का था फ्लेक्सर रिजिडिटी ना, ए बी पोर्शन का ईआई ईआई है, बीसी पोर्शन का ईआई 2ai है, ठीक है। तो एक एक करके बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेक्शन क्या है, जब भी कपल आ रहा है तो ये होता है क्या, सैगिंग को प्लस, लेफ्ट पोर्शन को लेके निकाल रहे हो तो क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, राइट पोर्शन को ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस और क्लॉकवाइज को माइनस। एक एक करके मैं ऐसे जाते हुए निकालता हूं। सबसे पहले सी के जस्ट लेफ्ट का बेंडिंग मोमेंट जीरो आएगा, वहां कोई मटेरियल ही नहीं है। सी के जस्ट लेफ्ट का अगला सी के जस्ट राइट का, सी के जस्ट राइट यानी यहां का निकालोगे, अगर रिएक्शन ही निकालो तो राइट पोर्शन को ले लेता हूं, तो इसके राइट पोर्शन में एक ही लोड है, ये कपल एम, और कपल बेंडिंग मोमेंट में एज इट इज आ जाता है क्या, और ये कैसा है, क्लॉकवाइज। राइट पोर्शन को लिए हो तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस, क्लॉकवाइज को माइनस लेते हैं तो ये माइनस एम। बी के जस्ट लेफ्ट का भी बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो अभी माइनस एम ही आएगा, बी के जस्ट राइट का भी निकालोगे, निकाल के देख लेना माइनस एम आएगा,
और ए के जस्ट लेफ्ट का भी लिखने की भी जरूरत नहीं, तो एक साथ कर सकते थे, माइनस एम आएगा, ठीक है। बस ए के जस्ट राइट का और लास्ट है तो कितना आएगा 0। क्लियर, किसी को भी दिक्कत, ये हो गया। और जैसे ही बेंडिंग मोमेंट निकल गया तो मैं बेंडिंग मोमेंट अपॉन फ्लेक्सर रिजिडिटी या ई आई निकाल सकता। अगर मैं सी का जस्ट लेफ्ट बात करूँ तो उसका तो बेंडिंग मोमेंट ही 0 है, तो ये पार्ट तो 0 हो गया। सी के जस्ट लेफ्ट का अगला क्या आ रहा है, सी का जस्ट राइट। सी के जस्ट राइट का बेंडिंग मोमेंट कितना है, माइनस एम। अच्छा, सी का जस्ट राइट बीसी पोर्शन का पार्ट है और बीसी पोर्शन का फ्लेक्सर रिजिडिटी 2EI है क्या, तो सी के जस्ट राइट का बेंडिंग मोमेंट अपॉन फ्लेक्सर रिजिडिटी हो जाएगा माइनस एम अपॉन 2EI। सेम अगर मैं बी का जस्ट लेफ्ट का बात करूंगा तो बी का जस्ट लेफ्ट का भी बेंडिंग मोमेंट तो माइनस एम है, और बी का जस्ट लेफ्ट जो है वो बीसी पोर्शन का पार्ट है क्या, और बीसी पोर्शन का फ्लेक्सर रिजिडिटी कितना है 2EI, तो ये 2EI आ जाएगा। क्लियर, किसी को दिक्कत। अगला बी के जस्ट लेफ्ट क्या, अगला बी का जस्ट राइट। बी का जस्ट राइट का बेंडिंग मोमेंट कितना है, माइनस एम। बेंडिंग मोमेंट तो कांस्टेंट है माइनस एम, बट बी के जस्ट राइट का फ्लेक्सर रिजिडिटी EI है क्या, तो डिवाइड बाई EI। बी के जस्ट राइट का अगला क्या है, ए का जस्ट लेफ्ट। ए का जस्ट लेफ्ट का भी बेंडिंग मोमेंट माइनस एम अपॉन फ्लेक्सर रिजिडिटी EI। इसके बाद अगला क्या आ रहा है, ए का जस्ट राइट। ए का जस्ट राइट का बेंडिंग मोमेंट ही 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 0। जैसे तो मैं सीधा बेंडिंग मोमेंट अपॉन EI डायग्राम बना ले रहा हूं। जब भी मेरे सिस्टम में कोई डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है और अगर EI चेंज भी हो रहा है तो सडनली चेंज हो रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट अपॉन EI डायग्राम हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब सारे पॉइंट को ज्वाइन की वैल्यू को बनाते जाओ और दो पॉइंट को आपस में स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करना, ज्वाइन करना, बट एक पाथ से जाना ना। मैं ऐसे जाते हुए बनाऊंगा डायग्राम। कैसे बनेगा डायग्राम, सपोज ये 0 बेंडिंग मोमेंट अपॉन फ्लेक्सर रिजिडिटी वाला लाइन है। सबसे पहले सी के जस्ट लेफ्ट। सी के जस्ट लेफ्ट का बेंडिंग मोमेंट अपॉन EI फ्लेक्सर रिजिडिटी 0 है। सी के जस्ट लेफ्ट का, सी का जस्ट राइट, उसका कितना है माइनस एम अपॉन 2EI, तो नेगेटिव साइड और वैल्यू यानी 0 वाली लाइन साइड होगा ना, तो ये कितना होगा एम अपॉन 2EI। नेगेटिव साइड तो ले लिया, हाँ सर। सी के जस्ट राइट का अगला क्या, बी का जस्ट लेफ्ट। बी का जस्ट लेफ्ट का भी सेम वैल्यू है क्या, माइनस एम अपॉन 2EI, हाँ सर। और सेम वैल्यू आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ हो जाएगा। लाइन से मिला ना और वैल्यू सेम है इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन। सी के बी के जस्ट लेफ्ट का अगला क्या है, बी का जस्ट राइट। बी का जस्ट राइट का बेंडिंग मोमेंट अपॉन फ्लेक्सर रिजिडिटी माइनस एम अपॉन EI है। माइनस एम अपॉन EI मतलब नेगेटिव लाइन साइड, और उसका डिस्टेंस 0 वाले लाइन से लोगे वैल्यू है तो, और एम अपॉन EI एम अपॉन 2EI से ज्यादा है क्या, तो ये इसके और नीचे आएगा क्या, तो यहाँ कहीं आएगा सपोज, तो ये हो गया, ठीक है। और वैल्यू यानी 0 वाले लाइन से, तो ये डिस्टेंस कितना होगा एम अपॉन EI। बी के जस्ट राइट का क्या है, ए का जस्ट लेफ्ट। ए का जस्ट लेफ्ट का भी बेंडिंग मोमेंट अपॉन फ्लेक्सर रिजिडिटी माइनस एम अपॉन EI है क्या, तो अगर सेम वैल्यू आ गया तो ये सेम वैल्यू आ गया तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। ए के जस्ट लेफ्ट क्या, ए का जस्ट राइट, वहां का बेंडिंग मोमेंट अपॉन फ्लेक्सर रिजिडिटी कितना है 0। ये लेंथ कितना है 2L/3 और ये लेंथ कितना है L/3। खत्म, ये हो गया। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, ए का अगर स्लोप निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, ए और फिक्स में ए राइट साइड था तो थीटा ए माइनस थीटा फिक्स इक्वल टू, और ये क्या होगा एरिया ऑफ बीएम अपॉन EI डायग्राम बिटवीन ए एंड फिक्स। थीटा फिक्स 0 है तो सीधा क्या निकल जाएगा थीटा ए। कितना आएगा, बस मेरे को मैग्नीट्यूड देखना है। एरिया ऑफ बीएम अपॉन EI डायग्राम बिटवीन ए एंड फिक्स, तो ए ये पॉइंट है और फिक्स ये है, तो इसके बीच ये दो रीजन आ रहा है ना, एक तो इतना रीजन प्लस इतना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया दोनों एक ही साइड आ रहा है, नेगेटिव साइड, तो अल्टीमेटली तो ऐड ही होगा। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया लूँ तो इसका हाइट कितना है एम अपॉन EI और बेस कितना है L/3, और ये रेक्टेंगल का एरिया हाइट इंटू बेस, तो हाइट एम अपॉन EI इंटू बेस L/3, ठीक है, हो गया। साइन बाहर में अलग से लिख दूंगा, या लिखना चाहो तो लिख दो नेगेटिव साइड इसलिए माइनस, तो फिर दोनों एरिया में ध्यान देना पड़ेगा ना। अगला ये भी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हाइट इंटू बेस, तो इसका हाइट कितना है एम अपॉन 2EI, बेस कितना है 2L/3, तो ये कैलकुलेशन कर लेना, एम अपॉन 2EI और बेस कितना है 2L/3, और ये एरिया भी किस साइड है नेगेटिव साइड, तो अल्टीमेटली दोनों ऐड ही होगा। तो थीटा ए कितना आएगा माइनस माइनस कॉमन ले लो तो ऐड हो जाएगा, ये ML/3I 2 निपट जाएगा, ये भी ML/3I, तो ये अल्टीमेटली ML/3I प्लस ML/3I, तो कितना आएगा 2ML/3I। नेगेटिव बस ये बता रहा है कि थीटा ए मेरा क्या होगा क्लॉकवाइज, वो डायरेक्शन के लिए, बट मेरे को मैग्नीट्यूड से मतलब है। मैग्नीट्यूड कितना है 2ML/3I, ठीक है 2ML/3I। तो पहले स्लोप से एलिमिनेट करो। पहला क्या पूछा था, स्लोप ही पूछा था ना, पहले स्लोप पूछा था, जो इनमें चारों में पहला वाला चीज है स्लोप को बता रहा है। सो 2ML/3I देखोगे ना तो वो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो एक्चुअल में अगर न्यूमेरिकल के हिसाब से बात करोगे ऑप्शन जैसा दिया हुआ है तो BCD तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि स्लोप कितना आया है प्री एंड का 2ML/3
3i। फिर भी मान लो एक ऑप्शन में 2ml, मान लो ये 2ml/3i दे देता, तब तो मेरे को फ्री एंड का डिफ्लेक्शन भी कैलकुलेट करना पड़ता, क्योंकि वो भी पूछा है। तो इसलिए हम लोग उसको निकाल ले रहे हैं। बाकी अपडेट में तुम लोग को ऐसे एलिमिनेट हो गया तो फिर जबरदस्ती पूरा चीज निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं फ्री एंड का डिफ्लेक्शन। तो ध्यान देना, कैंटिलीवर बीम में ना फ्री किसी भी पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालो, खाली फ्री एंड का बात नहीं है। तो मोमेंट एरिया थ्योरम 2 इज बेस्ड, मतलब मोमेंट एरिया थ्योरम 1 से कहीं का भी स्लोप निकल जाएगा, और मोमेंट एरिया थ्योरम 2 से कहां का क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकल जाएगा, कैंटिलीवर बीम या उस बीम में जहां पर फिक्स सपोर्ट इन्वॉल्व है। कैसे? तो ध्यान देना ना, मैं एक स्टेटमेंट बता दे रहा हूं बस मोमेंट एरिया थ्योरम 2 का। मोमेंट एरिया थ्योरम 2 में ना, मान लो ये बैंड होने के बाद का डायग्राम है, ये बिफोर बेंडिंग डायग्राम है। इस बीम का कोई पॉइंट है एक ए, एक कोई ये पॉइंट है बी। मोमेंट एरिया थ्योरम 2 में हम लोग निकालते क्या, पहले ये समझो। हम लोग निकालते हैं, मैं पहले यहां लिख रहा हूं TA/B, ये मेरा नोटेशन, हो सकता है बुक में उल्टा नोटेशन मिले, बट ये तो हम लोग मोमेंट एरिया थ्योरम 2 से किसी पॉइंट का डिफ्लेक्शन नहीं निकालते। हाँ, कैंटिलीवर बीम में उसका यूज मैं किसी भी पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालने के लिए कर सकता हूं, उसका एक फॉर्मुला लिख दूंगा, बट उसको समझने के लिए बता रहा हूं ताकि तुम लोग कभी गलती ना करो। TA/B में क्या होता है, यहाँ पहले तो यहाँ ए और बी डिफ्लेक्शन कर का पॉइंट है। क्वेश्चन में तो बीम में डायग्राम बना के दिया बिफोर बेंडिंग वाला, आफ्टर बेंडिंग जो ए और बी मिलेगा जो भी करना उसमें करना, मतलब डिफ्लेक्शन कर का पॉइंट ए और बी होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट ए बेंड होने से पहले का पॉइंट ए है, और ये पॉइंट बी बेंड होने के पहले का पॉइंट बी है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन करके पॉइंट ए पे बी पे देखोगे, यानी येलो वाले पे। इसमें क्या करोगे, जब ये पहला वाला पॉइंट ए है ना, उसमें खींचोगे टेंजेंट, डिफ्लेक्शन कर का पॉइंट है, इसमें नहीं, पॉइंट ए पे टेंजेंट खींच दिया, ये कुछ ऐसा बनेगा। हाँ सर, अब इस टेंजेंट एट ए का डिस्टेंस लोगे डिफ्लेक्शन करके पॉइंट बी से। डिफ्लेक्शन कर का पॉइंट बी ग्रीन वाला बी है कि येलो वाला बी? सर येलो वाला बी। तो अगर उसको डायग्राम में दिखाना है ना तुम लोग को, तो पहले ये बनाना पड़ेगा। सो डिफ्लेक्शन करके पॉइंट बी से डिस्टेंस लोगे, TA/B, ठीक है। ये बताता है मेरा मोमेंट एरिया थ्योरम 2, यानी टेंजेंट एट ए का वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम डिफ्लेक्स पॉइंट बी ऑफ डिफ्लेक्शन करो, फ्रॉम पॉइंट बी ऑफ डिफ्लेक्शन करो। क्लियर पॉइंट, इसको मैं लिखवा नहीं रहा, बस समझा दिया हूं। जैसे अगर मैं TB/A लिखता तो बी पे टेंजेंट खींचता, उसका वर्टिकल डिस्टेंस डिफ्लेक्शन करके पॉइंट ए से लेता, ये हो गया। अब इसको निकालने का फॉर्मूला याद रखना है, बस इसका फॉर्मूला याद रखना है, फिर आगे मैं बस ये नोटेशन लिखूंगा, फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है। ये थ्योरम 1 में एरिया निकालते हैं, यहां एरिया मोमेंट निकालते हैं। एरिया मोमेंट ऑफ BM/EI डायग्राम, हाँ EI कांस्टेंट है तो खाली ये BM डायग्राम क्लिक करके EI अलग से डिवाइड कर दो, बट यहाँ एरिया मोमेंट ऑफ BM/EI डायग्राम बिटवीन A एंड B, यानी A एंड B के बीच जो BM/EI डायग्राम उसका एरिया मोमेंट, बट एरिया मोमेंट किसके अबाउट लें, अबाउट, ये इंपॉर्टेंट है, अबाउट। तो जो बाद में पॉइंट है ना इस नोटेशन में, बाद में क्या आ रहा है, B, यानी टेंजेंट एट A का डिस्टेंस जहां से लिया, बाद में कौन सा पॉइंट आ रहा है, B, तो जो बाद में पॉइंट आ रहा है B उसके अबाउट, इसको ऐसे याद रखना है। तो इसलिए ये नोटेशन याद रखोगे तो ये इजीली लिखोगे। क्लियर पॉइंट। अब इसका यूज कैंटिलीवर बीम में हम लोग कहीं का भी डिफ्लेक्शन निकालने के लिए कर सकते हैं, और उसको निकालने का फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको याद रखना। इसको एज ए फॉर्मूला याद रखोगे, जैसे कहीं का भी स्लोप निकालना है तो उस पॉइंट और फिक्स के बीच थ्योरम 1, वैसे अगर मेरे को कैंटिलीवर बीम में कहीं का भी डिफ्लेक्शन निकालना है तो क्या करोगे, कैंटिलीवर बीम या वो सारे बीम जिसमें कौन सा सपोर्ट इन्वॉल्व है, फिक्स सपोर्ट। ये मान लो बिफोर बेंडिंग है या आफ्टर, ये डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को अगर याद रखो। मान लो ये आफ्टर बेंडिंग है, मेरे को क्या पता है कि फिक्स सपोर्ट का स्लोप भी 0 होगा और फिक्स सपोर्ट का डिफ्लेक्शन भी 0 होगा, ठीक है। अच्छा, फिक्स सपोर्ट आफ्टर बेंडिंग यही रहने वाला है। मान लो मेरे को इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना है, कोई भी रैंडम पॉइंट है C, तो इस C का डिफ्लेक्शन निकालने का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर समझा दूंगा, T फिक्स कॉमा C। ये एक्चुअल में मोमेंट एरिया थ्योरम 2 है, बट ये मैथमेटिकली मैं डिफ्लेक्शन C का नहीं निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं T फिक्स कॉमा C, बट T फिक्स कॉमा C मैथमेटिकली C का डिफ्लेक्शन देगा, बट फिक्स सपोर्ट होना तो चाहिए ना। तो जब भी फिक्स सपोर्ट है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख सकते हो। जैसे अगर A का डिफ्लेक्शन निकालना है तो T फिक्स कॉमा A, B का निकालना है तो T फिक्स कॉमा B, बट उसके लिए फिक्स सपोर्ट तो होना चाहिए। क्यों, ध्यान देना, T फिक्स कॉमा C का मतलब क्या है, टेंजेंट कहां पर खींचोगे, फिक्स पे, फिक्स पॉइंट। अच्छा, डिफ्लेक्शन कर का पहले तो फिक्स पॉइंट यही रहेगा क्योंकि वो नीचे नहीं जाएगा, और फिक्स पे टेंजेंट खींचोगे तो हॉरिजॉन्टल ही बनेगा क्योंकि फिक्स का स्लोप 0 होगा, तो ये फिक्स का टेंजेंट हो गया। अब फिक्स के टेंजेंट का डिस्टेंस कहां से लोगे, डिफ्लेक्शन करके पॉइंट से, और डिफ्लेक्शन कर का पॉइंट सी तो ये है ना, इधर तो जो पॉइंट सी वो बिफोर बेंडिंग है, तो डिफ्लेक्शन करो तो ये एक्चुअल में ये डिस्टेंस बता रहा है क्या, और मैथमेटिकली यही डिस्टेंस पॉइंट सी का डिफ्लेक्शन है क्या, खत्म। तो थ्योरम 2 से कहीं का भी डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, T फिक्स कॉमा वो पॉइंट, खत्म। और ये क्या होगा, एरिया मोमेंट BM/EI डायग्राम बिटवीन फिक्स एंड C अबाउट जो बाद में आ रहा है, बाद में C आ रहा है, इसको एज ए फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। जैसे अभी हम लोग को क्या निकालना है, अभी क्या निकालना है, फ्री एंड का डिफ्लेक्शन, यानी डेल्टा ए या वाई ए जो भी बोलोगे, ठीक है, यहां कर दे रहा हूं। तो फ्री एंड का डिफ्लेक्शन कैंटिलीवर बीम में तो फिक्स सपोर्ट है क्या,
तो क्या हो जाएगा टी फिक्स कॉमा ए। हाँ, अब ये एरिया मोमेंट निकालना आसान होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है तो जाने एरिया मोमेंट ये सब इजीली निकल जाएगा, खाली फॉर्मूला से एरिया इंटू सेंट्रोइड का डिस्टेंस करके। टी फिक्स कॉमा ए मतलब अब ये क्या होगा एरिया मोमेंट ए डॉट एफ डॉट मतलब एरिया मोमेंट ऑफ बी एम अपॉन ई आई डायग्राम। ठीक है, इसको एज ए फॉर्मूला कंक्लूजन को याद रख सकते हो कैंटिलीवर बीम के लिए ना, बिटवीन फिक्स एंड ए किसके अबाउट जो बाद में आ रहा है, इस फॉर्मूले को देखोगे, ये तो याद रखना है कि ए का डिफ्लेक्शन इसके बराबर होगा, अबाउट ए, खत्म, ये निकाल। अब ये मैथमेटिक्स है। अच्छा, फिक्स और ए के बीच अगर ध्यान दोगे तो दो टाइप का, ये फिक्स पॉइंट है, सॉरी ये फिक्स पॉइंट और ये, तो इसके बीच इस पूरे का एरिया मोमेंट लेना है किसके अबाउट ए के अबाउट, मतलब एरिया मोमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू उसको सेंट्रोइड का डिस्टेंस उस पॉइंट से जिसका एरिया मोमेंट ले रहे हो, जैसे ए के अबाउट ले रहे हो तो ए से डिस्टेंस। तो मैं पहले इस रीजन का एरिया मोमेंट निकाल लेता हूं, फिर इस रीजन का, दोनों को ऐड कर दोगे तो इस रीजन का निकालने के लिए इसका सेंट्रोइड लोकेट करना पड़ेगा। इसका सेंट्रोइड रेक्टेंगल है तो इसके बीचों बीच आएगा क्या, तो ये l/3, तो ये उसका आधा, ये कितना होगा l/6। ठीक है, ये भी रेक्टेंगल है तो इसका भी सेंट्रोइड इसके बीचों बीच होगा, तो पहले तो ये 2l/3 है तो उसका हाफ कितना होगा l/3। इसके सेंट्रोइड को C1 बोल दे रहा है, इसके सेंट्रोइड को C2। तो पहले इतने रीजन का एरिया इंटू सेंट्रोइड का डिस्टेंस, तो इसका एरिया क्या होगा, हाइट कितना है इसका m अपॉन ई आई, बेस कितना है l/3, तो इसका एरिया कितना होगा m अपॉन ई आई इंटू बेस कितना है l/3 इंटू इस रीजन के सेंट्रोइड का डिस्टेंस ए से, क्योंकि एरिया में ए के बराबर ले रहा हूं, और इसके सेंट्रोइड का ए से ही डिस्टेंस l/6 है क्या, इसलिए इंटू क्या करोगे l/6। अब ये एरिया नेगेटिव साइड है तो अलग से माइनस कर दे रहा हूं, ये हो गया। क्या थ्योरम 2 से खाली मैग्नीट्यूड देखोगे, लास्ट में साइन का दिमाग नहीं लगाओगे, वो ऑब्जर्वेशन से बताओगे किधर बेंड होगा। ठीक है, अगला इस रीजन का एरिया मोमेंट, तो पहले तो इसका एरिया, इसका हाइट m अपॉन 2ei और बेस 2l/3 है क्या, तो इसका एरिया कितना होगा m अपॉन 2ei इंटू बेस 2l/3 इंटू इसके सेंट्रोइड का डिस्टेंस, किसका एरिया ले रहे हो ए के, और तो ए से, तो इसका सेंट्रोइड का ए से, यानी ये पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, जिसमें ये डिस्टेंस कितना है l/3 और ये डिस्टेंस भी l/3, तो l/3 प्लस l/3 ये कितना आएगा 2l/3, तो उसके सेंट्रोइड का डिस्टेंस ए से कितना होगा 2l/3, और ये एरिया किस साइड है नेगेटिव साइड, तो ये भी माइनस, तो अल्टीमेटली तो दोनों ऐड ही होगा, तो माइनस तो कॉमन ले लो। अच्छा, यहाँ ml² अपॉन ई आई तो कॉमन आना ही है ना, ml² अपॉन ई आई, उसके अलावा टर्म में और क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 9, ये एक 2 और एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और ये 6 3 जा 18, तो 18 तो 9 तो कॉमन आ ही जाएगा ना, तो ml² 9 ई आई कॉमन ले लूँ मैं, तो यहाँ 6 3 जा 18, तो ये 1/2 बचेगा क्या, प्लस यहाँ 3 3 जा 9, तो ये क्या बचेगा 2 2 कैंसिल हो, ये 2 बचेगा क्या, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1, ये कितना आएगा 5 ml² 2, 2 9 जा 18 है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 5 ml² माइनस लिखना चाहो तो अलग से लिख दो, बट मेरे को डायरेक्शन का दिमाग नहीं लगाना, खाली मैग्नीट्यूड। फ्री हैंड का डिफ्लेक्शन कितना होगा 5 ml² अपॉन 18 किधर बेंड होगा वो ऑब्जर्वेशन से बताना। ठीक है, तो 5 ml² अपॉन 18 यही तो है, पर आंसर तो पहले ही पता चल चुका था, ए करेक्ट होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया हम लोग का। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंक्लूजन बस याद रखना, मोमेंट एरिया का जब भी यूज करो इसमें ध्यान देना, इसको भी मोमेंट एरिया से इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा ना, और यहां पर इसको थ्योरम 2 से सॉल्व कराऊंगा, तुम लोग को देखना कैसे। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर इज लोडेड विथ अ कपल मोमेंट ऑफ 20 किलो न्यूटन मीटर एट राइट सपोर्ट एज सोन इन फिगर, टेक ई इक्वल टू इतना 2.1, मैं SI यूनिट यूज करूंगा ना, 2.1 पहले लिख देता, इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। अगर SI यूनिट यूज करो तो SI यूनिट पे क्या हो जाएगा, 1 mm 10⁻³ तो 10⁻6 ऊपर चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। I कितना है 3000 सेंटीमीटर टू द पावर 4, इसको उसमें कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 3000, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 100 mm, तो या 10² mm, तो उसका 4 करो, सॉरी मीटर में कन्वर्ट करना है ना, 1 मीटर में 100, सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, उसका 4, तो ये इंटू 10⁻8 मीटर टू द पावर 4 हो जाएगा। तो EI का प्रोडक्ट, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तब लेता रहा हूं ना, EI का प्रोडक्ट SI यूनिट पे निकालोगे तो 2.5 इंटू 10, 2.1 है सॉरी, ये 2.1 इंटू 10⁻11, छोटा छोटा पार्ट कर लेता हूँ, इंटू 3000 इंटू 10⁻8, इट इज कमिंग 1 2 3 4 5 63 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना, मेरे को क्या निकालना है, मैक्सिमम स्लोप ऑफ द डिफ्लेक्शन कर्व
इनटू मतलब ये हो गया, ये हो गया रेडियन, ठीक है। मतलब इस ऑर्डर पे निकालना है 10-3, यूनिट नहीं मेंशन किया तो रेडियन हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में तो स्लोप देखोगे ना तो यूनिट लेस होता है। मैं जब रेडियन बोल रहा हूं तो एंगल ऑफ स्लोप है, और स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए स्लोप एंगल स्लोप सेम होगा, ठीक है। तो इसका स्लोप कैसे निकालोगे ध्यान देना। वैसे तो मैं इसका फॉर्मूला भी तुम लोग को बताता हूं क्लास में, ये याद भी रख सकते हो कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में कभी भी एक सपोर्ट पे कपल आए, तो जिस सपोर्ट में कपल है ना, एक तो वहां का स्लोप ज्यादा होगा, और उस सपोर्ट का स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है ml/3i। और दूसरे मतलब जिस सपोर्ट में स्लोप है वहां का स्लोप ज्यादा होगा, उसको तो ऑब्जर्वेशन बता सकते हो, उस सपोर्ट का स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है FL/3i, और दूसरा सपोर्ट का स्लोप होगा ML/6i। तो मेरे को मैक्सिमम निकालना है, तो जहां पर जिस सपोर्ट में वो कपल है, बट एक सपोर्ट में होना चाहिए, वहीं का स्लोप निकालोगे, वो ML/3i से निकल जाएगा। अगर वो फॉर्मूला याद है तो फिर तो बन जाएगा, नहीं याद है ना तो कभी भी सिंपली सपोर्टेड में अगर अनसिमेट्रिक कंडीशन आ रहा है, अनसिमेट्रिक जैसे यहां सिमेट्रिक लोडिंग नहीं है, तो वहां पर ना सपोर्ट का स्लोप निकालने के लिए तुम लोग हमेशा मोमेंट एरिया थ्योरम 1 नहीं थ्योरम 2 से निकाल सकते हो सपोर्ट का स्लोप, अगर अनसिमेट्रिक कंडीशन है तो। कैसे? तो मैं पहले एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान देना। कभी भी सिंपली सपोर्टेड बीम में ना ये सिमेट्रिक कंडीशन में भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अनसिमेट्रिक में ही अप्लाई करना है। बट मैं अनसिमेट्रिक में सिमेट्रिक में इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा, सिमेट्रिक में तो कहीं का भी स्लोप थ्योरम 1 से इजीली निकल जाता है, दिक्कत तो अनसिमेट्रिक कंडीशन है ना। तो अनसिमेट्रिक कंडीशन में खाली सपोर्ट का स्लोप निकालने के लिए तुम लोग मूवमेंट एरिया थ्योरम 2 यूज कर सकते हो, उसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, और ये ओवरहैंगिंग बीम में भी एप्लीकेबल है सपोर्ट का स्लोप निकालने के लिए। मान लो लेफ्ट सपोर्ट को S1 बोला और राइट सपोर्ट को S2 बोला, मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव है लेफ्ट सपोर्ट का स्लोप निकालना θS1, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, फिर इसको समझा दूंगा। θS1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर सपोर्ट 1 का स्लोप निकालो तो कैसे निकालो, टी जी मतलब थ्योरम 2 यूज करो ना, थ्योरम 2 में जैसे TA/ भी आता है, तो यहां टी जिस सपोर्ट का स्लोप निकालना उसको पहले लिखो तो S1, और दूसरा सपोर्ट वाले को बाद में लिखो S2, मतलब TS1, S2 निकालेंगे, डिवाइड बाई L मतलब दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस L कहने का मतलब, ये मैथमेटिकली सपोर्ट 1 का स्लोप देगा। कैसे? मान लो समझना, ये बीम कुछ ऐसा बेंड हो रहा है, समझते जाना, कुछ ऐसा बेंड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां ये तो मेरा TS1, S2 निकला है, TS1, S2 का मतलब क्या होता है, S1 पे टेंजेंट और उसका वर्टिकल डिस्टेंस डिफ्लेक्शन करके पॉइंट S2 से। तो अगर मैं S1 पे टेंजेंट खींचूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा क्या? हाँ सर। और उसका डिफ्लेक्शन करके पॉइंट S2 से डिस्टेंस, मतलब मैं ये डिस्टेंस निकाल रहा हूं, क्या TS1, S2, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, क्या ये एंगल ये S1 पे टेंजेंट है तो इसका हॉरिजॉन्टल एंगल, ये एंगल θS1 होगा क्या? तो ध्यान से देखोगे ना तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इस ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूं क्या, tan θS1 इक्वल टू TS1S2 अपन दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस, और tan θS1 फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन θS1 ही होगा, तो θS1 क्या आ गया, TS1S2 अपन L। बट इसको कहां ड्रॉ करते रहोगे, अब कंक्लूजन को तुम लोग याद रखना है तुम लोग को। तो मोमेंट एरिया थ्योरम 2 से मैं सपोर्ट का स्लोप निकाल सकता हूं सिंपली सपोर्टेड बीम में और ओवरहैंगिंग में। निकालने का तरीका क्या है, सपोर्ट 1 का निकाल रहे हो तो TS1, S2 अपन दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। बाकी इसको हम लोग अनसिमेट्रिक में अप्लाई करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक में तो थ्योरम 1 से निकल जाता है। सपोर्ट 2 का स्लोप निकाला है तो आप खुद बता दोगे फॉर्मूला, TS2, S1 अपन दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस, तो ये अलग से निकाल लेना। और ये निकालने का तो फॉर्मूला बता चुका हूं, S2 S1 के बीच जो BM/EI डायग्राम बनेगा उसका एरिया में अगर EI कांस्टेंट है तो अलग से डिवाइड कर देना, अबाउट जो बाद में आ रहा है, बाद में S1 आ रहा है तो, ठीक है। और मेरे को ये पता है कि अगर सिंपली सपोर्टेड में ऐसा लोडिंग है जो बीम को केवल नीचे दबा रहा है या केवल ऊपर उठा रहा है, तो उस केस में जो दोनों सपोर्ट का स्लोप आएगा ना, उसमें जो ज्यादा होगा वही मैक्सिमम स्लोप होता है, ठीक है। ये आ गया। इस केस में तो खैर ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो। जैसे ध्यान देना, पहले अगर मैं एक बार के लिए दोनों सपोर्ट, इस पॉइंट को A बोल देता हूं, इस पॉइंट को B, सपोर्ट का नेमिंग से इसको S1 S2 भी बोल देता हूं, ये हो गया। अगर मैं यहाँ रिएक्शन निकालू ना, जैसे नेट कपल 20 किलो न्यूटन मीटर, इसको ऐसे में कन्वर्ट करोगे तो 20,000 न्यूटन मीटर, दोनों सपोर्ट का रिएक्शन निकालोगे तो ये अभी ऐसा है एंटी क्लॉकवाइज, और नेट कपल 20,000। सिंपल सपोर्ट में शॉर्टकट तरीका है क्या रिएक्शन निकालने का, नेट कपल एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको नीचे ले जाने की कोशिश करें तो यहाँ रिएक्शन ऊपर आएगा, इसको ऊपर ले जाने की कोशिश कराए तो यहाँ रिएक्शन नीचे आएगा। और रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी, नेट कपल कितना है 20,000 डिवाइड बाई दोनों सपोर्ट के बीच का गैप 6, ये आएगा 10,000 डिवाइड बाई 3 न्यूटन, यहाँ भी कितना आ जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 3 न्यूटन। क्लियर बन, ये रिएक्शन हो गया। अब यहां पर ध्यान देना, एक तो ये ऑब्जर्वेशन से इसको बेंड करके डायग्राम बनाओगे, बाकी ये यहां जहां जिस सपोर्ट में स्लोप है उस सपोर्ट का ही स्लोप सबसे ज्यादा होगा। तो खुद सोच रहा है ये लोड इधर लग रहा है तो इधर के लेयर को ज्यादा दबाएगा एज कंपेयर टू उधर के लेयर को, एक तो दबाएगा क्योंकि इस कपल का इफेक्ट देखना, ठीक है, तो इधर के लेयर को दबाएगा। तो इमेज इसका अगर तुम लोग डिफ्लेक्शन कर बनाओगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा, इधर के लेयर को ज्यादा दबाएगा, इधर के लेयर को कम दबाएगा, ठीक है। तो ए पे टेंजेंट खींचूंगा, उसका ओरिजिन ये एंगल θS1 होगा,
बी पे टेंजेंट खींचोगे उसका एंगल थीटा एस टू। तो ऑब्जर्वेशन से बता सकते हो क्या थीटा एस टू थीटा एस वन से ज़्यादा होगा। तो अगर मेरे को मैक्सिमम स्लोप बोला है तो हम लोग क्या निकालेंगे, थीटा एस टू। और कंफ्यूजन है तो दोनों सपोर्ट का स्लोप निकाल लो, दोनों में जो ज़्यादा आएगा वो मैक्सिमम स्लोप। बट अभी हम लोग को क्या निकालना है, थीटा एस टू, और थीटा एस टू वही थीटा मैक्स होगा। इसका सपोर्ट का स्लोप निकालना है क्या, और सपोर्ट का स्लोप निकालना है तो क्या हो जाएगा, टी एस टू, जिसका सपोर्ट निकालना है वो एस टू, दूसरा सपोर्ट एस वन अपॉन उनके बीच का गैप वो एल ही है क्या, ये। तो अलग से पहले टी एस टू कॉमा एस वन निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके लिए इसका क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, बेंडिंग एंड अप डायग्राम। बेंडिंग एंड अप ईआई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईआई कांस्टेंट है तो अलग से डिवाइड कर देंगे, तो बस बेंडिंग डायग्राम से काम चल जाएगा। क्या आएगा, अगर बेंडिंग डायग्राम बनाओगे, ए पे कपल नहीं है तो एक ही वैल्यू होगा बेंडिंग एंड का, बी पे कपल है या एस टू पे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट। तो अगर इसका हम लोग बेंडिंग अपन डायग्राम बनाएंगे, ये जीरो बेंडिंग वाला लाइन है, ये निकाल लेना, ए का बेंडिंग जीरो आएगा, हाँ सर जीरो। बी के जस्ट लेफ्ट का बेंडिंग, बी के जस्ट लेफ्ट का बेंडिंग कितना आएगा, बेंडिंग लिख रहा हूँ ना, ये बी के जस्ट लेफ्ट का, लेफ्ट पोर्शन को ले लो। तो इसके लेफ्ट पोर्शन को ले रहे हो तो राइट के पोर्शन के लोड से कोई मतलब नहीं है, तो इसके लेफ्ट पोर्शन में बी पॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है क्या, नहीं, तो बी के कपल से भी कोई मतलब नहीं है। तो इसके लेफ्ट पोर्शन में एक ही फोर्स आ रहा है, और फोर्स का बेंडिंग कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है 10,000 डिवाइड बाई 3, और उसका बी के जस्ट लेफ्ट से डिस्टेंस कितना है 6, और फोर्स अपवर्ड है तो बेंडिंग पॉजिटिव, डाउनवर्ड होता है नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 20,000 न्यूटन मीटर आएगा क्या, तो ये बी के जस्ट लेफ्ट का बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये बी के जस्ट लेफ्ट का प्लस आ रहा है और 20,000 न्यूटन मीटर। क्लियर पॉइंट। और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है तो किससे मिलाओगे, स्ट्रेट लाइन। बी के जस्ट लेफ्ट के बाद बी का जस्ट राइट, वहां कोई मटेरियल ही नहीं है तो बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, जीरो। यहां तक क्लियर है। अब मेरे को क्या निकालना है, पहले तो टी एस टू कॉमा एस वन, ठीक है, तो ये अलग से निकाल लेते हैं, टी एस टू कॉमा एस वन, या वहीं करना चाहो तो वहीं कर दो। क्या हो जाएगा 1 अपॉन एल, पहले तो एल कितना है 6 मीटर है क्या, हाँ, इन ब्रैकेट टी एस टू कॉमा एस वन, ये क्या होगा सर, एरिया मूवमेंट, ई अलग से डिवाइड कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, तो एरिया मूवमेंट ऑफ केवल बीएमडी ले लेंगे बिटवीन एस वन एंड एस टू, एस वन एंड एस टू अबाउट, जो बाद में आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है सर, एस वन, सो अबाउट एस वन, ठीक है, डिवाइड बाई, चूंकि ई कांस्टेंट है तो उसे अलग से एरिया कर दे रहे हैं डिवाइड। तो क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन 6 ई बाद में पुट कर देना, पहले ही लिखा लेता हूँ। एरिया मूवमेंट ऑफ बीएमडी बिटवीन एस वन एंड एस टू अबाउट, बाद में एस वन आ रहा है तो एस वन के अबाउट, ठीक है। तो इसके बीच बीएमडी को सेटेड कर देता हूँ, हाँ, इसका एरिया मूवमेंट क्या होगा, इसका एरिया इंटू इसके सेंट्रोइड का डिस्टेंस। तो पहले तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ, इस ट्रायंगल का बेस कितना है 6 मीटर और हाइट कितना है 20,000, तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस 6 मीटर इंटू हाइट 20,000, ये तो क्या एरिया, इंटू इसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, कहां से, एरिया वन किसके अबाउट लेना है सर, S1, तो S1 से, तो पहले तो इसका सेंट्रॉइड लोकेट करना पड़ेगा, हाँ सर, और इसका सेंटर ट्रायंगल है तो हॉरिजॉन्टल, इसको बेस बोलूंगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है, और बेस से हाइट बाई 3, तो इसका ये 6 मीटर है, तो 6 बाई 3 ये कितना मीटर आएगा, 2 मीटर, और इधर से 2 मीटर है तो इधर से कितना होगा 6 माइनस 2 कितना मीटर, 4 मीटर। तो मेरे को एरिया में S1 के अबाउट लेना है ना, तो इसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस S1 या पॉइंट ए से कितना है 4 मीटर, सो इंटू 4, ये आ जाएगा क्या, हाँ। अच्छा, ई की वैल्यू भी पता है और एसआई यूनिट पे ले रहे हो ना, तो हर चीज एसआई यूनिट, तो ई का प्रोडक्ट भी एसआई यूनिट पे और पहले ही निकाल चुका हूं, कितना है 63 इंटू 10 टू द पावर 5, तो 63 इंटू 10 टू द पावर 5 यहाँ आ जाएगा। तो कहाँ का स्लोप निकल जाएगा, सपोर्ट 2 का, कितना आ रहा है ये 1/2 इंटू 6 इंटू 20,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 63 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 5, इट इज कमिंग 6.349 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन, अगर एंगल ऑफ स्लोप बोलोगे और स्लोप बोलोगे तो यही यूनिटलेस है, ठीक है। तो इंटू और इंटू 10 टू -3 ऑर्डर पे पूछा है क्या मेरे को क्वेश्चन में, तो इस ऑर्डर में पूछा है, इसलिए आंसर कितना पुट करोगे 6.349। अच्छा क्वेश्चन था ये काफी, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहा हूं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, इसके लिए हम लोग कास्टिग्लियानो थ्योरम यूज करेंगे। क्या दिया है, इन द ट्रस मेंबर सोन इन फिगर द लेंथ एंड एक्सियल रिजिडिटी ऑफ बोथ द मेंबर इज L एंड AE, मतलब इस मेंबर का भी लेंथ L है, इस मेंबर का भी लेंथ L है, और दोनों का एक्सियल रिजिडिटी भी AE है। क्लियर पॉइंट। द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट B, पॉइंट A, ये पॉइंट A है,
इस पॉइंट ए का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिया है बीटा पी एल अपॉन ए, तो मेरे को वैल्यू ऑफ बीटा पूछा है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर ट्रस में कभी भी डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, तो ट्रस में मेरे को पता है कि केवल एक्सल डिफॉर्मेशन आता है, तो उस एक्सल डिफॉर्मेशन अल्टीमेटली मेरे को बताना है कि पॉइंट ए का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कास्टिग्लियानो थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, कास्टिग्लियानो थ्योरम से थ्योरम 1 यूज करेंगे, हम लोग किसी भी पॉइंट का किसी भी डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे अभी मेरे को पॉइंट ए का वर्टिकल डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन निकालना है, और क्लास में बताया कास्टिग्लियानो कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो कास्टिग्लियानो थ्योरम से एक बार में एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, एक बार में एक पॉइंट का एक डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन निकलेगा, उसके लिए थ्योरम 1। एक बार में एक पॉइंट का एक एक्सिस के बाद स्लोप निकलेगा, उसके लिए थ्योरम 2। जैसे अभी पॉइंट ए का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, अगर मेरे को पॉइंट ए का हॉरिजॉन्टल भी निकालना है तो वो एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा। अभी पॉइंट ए का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या करोगे ना, बाकी सबको एज इट इज रहने दोगे, बस एक चीज करोगे कि जिस पॉइंट का जिस डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन निकालना है, उस पॉइंट पे उस डायरेक्शन में एक कंसंट्रेटेड फोर्स आना चाहिए। जैसे पॉइंट ए का वर्टिकल डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन निकालना है, क्या बाकी को एज इट इज रहने दो, बस ये अलग से देखो क्या पॉइंट ए पे वर्टिकल डायरेक्शन में कंसंट्रेटेड फोर्स आ रहा है क्या। अगर आ रहा है, जैसे अभी नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो जो भी आ रहा है उसको पीएन मान लेना, लेकिन अभी तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो अपने मन से लगा दो, और अपने मन से सर नीचे लगाओ कि ऊपर, वो तुम लोग की इच्छा सकती है। अभी मैं नीचे लगाया हूं, तो अगर मैं नीचे लगाया हूं तो लास्ट में अगर मैं जो चीज निकालूंगा वो पॉजिटिव आया तो पॉइंट ए का वर्टिकल डिफ्लेक्शन नीचे होगा, नेगेटिव आया तो ऊपर होगा। अगर इसको ऊपर लगाया होता तब पॉजिटिव आने से डिफ्लेक्शन ऊपर होता, नेगेटिव आने से नीचे होता, तो अभी मैं नीचे लगाया हूं। तो पॉइंट ए पे वर्टिकल डायरेक्शन में कंसंट्रेटेड फोर्स लगा दिया, उस कंसंट्रेटेड फोर्स को नहीं आ रहा था तो लगा दिया, को जो आता उसको भी पीएन मानते हैं, बाकी को एचडी रहने दो, बस पॉइंट ए के वर्टिकल डायरेक्शन का मानना है। तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्स आता है उसको पीएन मानता, नहीं आ रहा है तो अपने मन से लगा दिया और इसको क्या बोल दिया, पीएन। बस लास्ट में आप पीएन की एक्चुअल वैल्यू, जैसे अगर मान लो यहाँ p/2 लोड आता तो पीएन, इसको p/2 को पीएन मान लेता, और अब मेरे लोग p/2 नहीं होता, पीएन होता, लास्ट में पीएन की वैल्यू p/2 पुट कर देते। वैसे अब लास्ट में पीएन की वैल्यू एक्चुअल में तो नहीं आ रहा था, कितना पुट कर दोगे, 0। वो लास्ट कब आएगा वो मैं बताऊंगा। तो पॉइंट ए का अगर वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है तो पॉइंट ए पे वर्टिकल डायरेक्शन में कंसंट्रेटेड फोर्स आना चाहिए, अब आ रहा है पीएन। ठीक है, लास्ट अभी वो मेरे लिए पीएन है, लास्ट में उसकी वैल्यू 0 पुट करना है, वो लास्ट कब आएगा बताऊंगा। ठीक है, तो लास्ट में पीएन की एक्चुअल वैल्यू पुट कर दोगे 0। तब अगर पॉइंट ए पे एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंसंट्रेटेड फोर्स आना चाहिए, अब वो पीएन है, पीएन आ रहा है क्या, एज ए पीएन, ये एक्सटर्नल लोड में नहीं दिखना चाहिए, तो एज ए पीएन ये एक्सटर्नल लोड में नहीं दिख रहा है क्या, हाँ सर, इसलिए तो पीएन ऐसा नेमिंग करना, जो इसको पी मान लेते तो पी इधर भी दिख रहा है ना, एज ए पीएन वो एक्सटर्नल लोड में नहीं दिखना चाहिए। तब पॉइंट ए का वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या होगा, डेल यू बाई डेल पीएन, और ये पॉजिटिव आया तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन नीचे होगा, नेगेटिव आया तो ऊपर होगा। अच्छा, अब डेल यू बाई डेल पीएन मतलब स्ट्रेन एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पीएन, और डेल यू बाई डेल पीएन निकालने का, यहाँ एक्सेल लोड निकालना, तो एक्सेल लोड के कारण फॉर्मुला बता दे रहा हूँ। जैसे एक्सेल फोर्स का स्ट्रेन एनर्जी निकालने का फॉर्मुला ये होता है ना, एक बार के लिए एक्सेल फोर्स को ए डॉट एफ डॉट लिख दूं, तो एक्सेल फोर्स का स्क्वायर या पी स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 इंटीग्रेशन, जिसके लिए भी कर रहे हो, क्लियर, किसको भी दिक्कत। तो अब मैं सीधा डेल यू, किसी भी बार के लिए डेल यू बाई डेल पीएन का डायरेक्ट फॉर्मुला लिख रहा हूँ। डायरेक्ट फॉर्मुला क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली पीएन के रिस्पेक्ट में, और पीएन केवल एक्सेल फोर्स में आएगा क्या, तो अगर मैं एक्सेल फोर्स का डिफरेंशिएशन एक्सेल फोर्स के रिस्पेक्ट में करूं तो उसका स्क्वायर है, तो ये 2 एक्सेल फोर्स हो जाएगा। फिर एक्सेल फोर्स का डिफरेंशिएशन पीएन के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये डेल एक्सेल फोर्स अपॉन डेल पीएन आ जाएगा क्या, डीएक्स अपॉन 2 ऊपर का 2 नीचे का 2 कट जाएगा। इसको एज ए फॉर्मुला याद रख सकते हो। ठीक है, तो एक्सेल फोर्स के यहाँ डेल यू बाई डेल पीएन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मुला होता है एक्सेल फोर्स डेल एक्सेल फोर्स डिवाइड बाई डेल पीएन डीएक्स अपॉन ए, और उस एक बार के लिए जिसके लिए भी ये कर रहे हो उसके लिए इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, ये हो गया, इसको याद रखना है, जैसे आगे हम लोग का ट्रांसवर्स लोड के कारण भी आएगा। ठीक है, तो वो निकालने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस बार को मैं बार 1 बोल दे रहा, बार 2, पहले तो दोनों बार का एक्सेल फोर्स कितना आ रहा है वो तो निकालो, तब तो डेल एक्सेल फोर्स बाय डेल पीएन फिर डीएक्स अपॉन ए वाला फॉर्मुला यूज करोगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, और ये अब लोड मेरे लिए पीएन है, लास्ट में पीएन की वैल्यू 0 पुट कर दोगे। लास्ट कहने का मतलब ना, जब जैसे तुम लोग ये निकाल लोगे ना डेल एक्सेल फोर्स बाय डेल पीएन, उसके बाद एक्चुअल वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि उसी के लिए तो पीएन माने थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जॉइंट ए का एफबीडी बनाएंगे, जॉइंट ए का एफबीडी निकालने के लिए इस बार को यहां से तोड़ देते हैं, यहां से तोड़ देते हैं, और एक बार के लिए मैं दोनों बार को टेंशन में मान लेता हूं, जो सर्च में टेंशन पे होगा उसके लिए एक्सेल फोर्स पॉजिटिव आ जाएगा, कंप्रेशन में होगा उसके लिए नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये जॉइंट ए का, जॉइंट ए पे एक लोड लग रहा है पी इधर, एक लोड लग रहा है ऐसे पी एन नीचे। ठीक है, अगला ये बार 1 को यहां से तोड़े, जहां से तोड़े वहां रजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, वहां बार 2 को यहां से, अब मैं बार 1 का एक्सेल फोर्स को P1 मान ले रहा हूं, और एज ए टेंशन दिखाना है तो यहाँ एरो ऐसा लगाओ जो इसको खींचे तो ऊपर लेना पड़ेगा। बार 2 का एक्सेल फोर्स को P2, यहाँ ऐसा एरो लगा जो इसको खींचे तो उसके लिए इधर लगाना पड़ेगा क्या। अब P1 P2 दो अननोन है, तो रेजिस्टेंस लगाने का इसको इक्विलिब्रियम मान सकते हो, मतलब नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0 होगा और नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0 होगा। तो पहले अगर मैं नेट फोर्स
इन एक्स डायरेक्शन जीरो करूं, और P1 P2 की वैल्यू जो आएगी जिस साइन के साथ उसी साइन के साथ रखना। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन का सारा फोर्स लोगे, ये एंगल 45 डिग्री है। तो अभी मैं क्या करता हूं, इधर वाले को ऐड करूंगा, इधर वाले को सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो P इधर आ रहा है क्या, तो माइनस P। P2 का एक्स कंपोनेंट P2 cos 45 इधर होगा, तो माइनस P2 cos 45, और इधर वाले को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। और ये दोनों तो वाई डायरेक्शन में आ रहा है, तो इनका एक्स कंपोनेंट जीरो, तो ये इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा, P2 cos 45 इक्वल टू माइनस P, और cos 45 तो ये माइनस P डिवाइड बाई cos 45, और cos 45 वन अपॉन रूट टू। ये चेक कर लेना, P2 इक्वल टू माइनस P रूट टू आएगा। माइनस मतलब ये मैं टेंशन माना तो कंप्रेशन में होगा, बट अभी मैं पूरा इक्विलिब्रियम का इक्वेशन यूज नहीं कर पाया, तो अभी इसके लिए जो आई है जिस साइन के साथ वही रहने दो। ठीक है, और इक्वेशन में जहां भी पुट करोगे P2, पहले इक्वेशन लिख लेना इस एरो के हिसाब से, और P2 की वैल्यू जो आई है जिस साइन के साथ पुट कर देना। तो अब मेरा नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन यूज हो गया, तो अगला मैं क्या यूज करूंगा, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो। ठीक है, तो अभी पहले तो इस एरो के हिसाब से इक्वेशन लिख लो, फिर P2 की वैल्यू जो आई है जिस साइन के साथ पुट कर देना। अब मैं वाई डायरेक्शन में करते समय ऊपर वाले को ऐड कर रहा हूँ, नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट। तो P1 ऊपर आ रहा है क्या, इसलिए प्लस P1। P का तो वाई कंपोनेंट जीरो होगा, P2 का वाई कंपोनेंट अभी इस एरो के हिसाब से, तो साइन 45 नीचे होगा, और नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो माइनस P2 साइन 45, और Pn का वाई कंपोनेंट एजीटी जाएगा, बस नीचे आ रहा है तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस Pn इक्वल टू जीरो। अब P2 की वैल्यू जो आई है जिस साइन के साथ उस साइन के साथ पुट कर दो, तो P2 कितना है, माइनस P बाई रूट टू। तो कितना आएगा P1, और P2 माइनस P रूट टू पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस P रूट टू, और साइन 45 वन अपॉन रूट टू, तो रूट टू कट जाएगा, प्लस P बचेगा क्या, कैलकुलेशन माइनस Pn इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से P1 कितना आएगा, माइनस P प्लस Pn, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये आ गया। तो बार वन का एक्सेल फोर्स आ गया P1, बार टू का एक्सेल फोर्स आ गया P2। तो अब मैं डेल यू बाई डेल Pn निकाल सकता हूँ, कैसे, एक एक करके। पहले हम लोग बार वन के लिए निकालेंगे। तो बार वन का अगर मैं एक्सेल फोर्स का बात करूंगा, तो बार वन के पहले तो एक्सेल फोर्स को किसी डिनोट किया हूं, P1 से, और वो कितना आया है, P1 से कितना आया है, माइनस P प्लस Pn, कांस्टेंट है। जैसे ये निकल गया ना, तो हम लोग को क्या नहीं फॉर्मूला, एक्सेल फोर्स डेल एक्सेल फोर्स बाय डेल Pn dx अपॉन ए। तो तुरंत क्या निकालो, डेल एक्सेल फोर्स, तुरंत क्या निकालो, डेल एक्सेल फोर्स डिवाइड बाई डेल Pn, और डेल एक्सेल फोर्स बाय डिवाइड बाय डेल Pn मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन Pn के रेस्पेक्ट में। तो Pn के अलावा बाकी सारा को कांस्टेंट मानोगे, तो यहाँ P1 के पावर में 1 है क्या, तो उसका डिफरेंशिएशन प्लस 1 होगा क्या, तो ये आ गया। और केवल इसी को निकालने के लिए Pn मानते हैं। तो जैसे ये आ गया, तो मेरा क्या निकल जाएगा, डेल यू बाई डेल Pn फॉर बार वन क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्सेल फोर्स कितना है, माइनस P प्लस Pn इंटू डेल एक्सेल फोर्स बाय डेल Pn कितना है, 1 dx अपॉन ए, यानी बार वन का एक्सेल रिजिडिटी वो ए ही है क्या। अच्छा, अगर यहां सारा पार्ट कांस्टेंट है ना, तो बस जिस के लिए भी इंटीग्रेट करो उस बार का लेंथ देखो, जैसे बार वन का लेंथ L है, तो इसको 0 से L इंटीग्रेट कर दोगे अगर सारा पार्ट कांस्टेंट है तो। ठीक है, अब जैसे ही ये कर दिए ना, अब Pn की एक्चुअल वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि केवल डेल एक्सेल फोर्स बाय डेल Pn मानने के लिए Pn मानते हैं, और अभी Pn की एक्चुअल वैल्यू 0 है तो 0। जैसे मान लो Pn की एक्चुअल वैल्यू P/2 तो P/2, 10,000 है तो 10,000 जो भी है, तो ये तो 0 है। तो ये क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस Pn तो 0 हो गया, अपॉन ए dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट लिमिट पुट करोगे तो L आएगा। तो ये आ गया डेल यू बाई डेल Pn फॉर बार वन। सिमिलरली डेल यू बाई डेल Pn फॉर बार टू, तो बार टू का एक्सेल फोर्स को मैं P2 से डिनोट किया हूं क्या, हाँ सर, और P2 कितना है, माइनस P रूट टू। तो अगर मैं बार टू के लिए पहले तो अगर हम लोग डेल एक्सेल फोर्स बाई डेल Pn निकालें, जो आना होगा अपने आप आएगा। तो बार टू के तो एक्सेल फोर्स के इक्वेशन में Pn आ ही नहीं रहा है, और Pn आ ही नहीं रहा है, तो डेल एक्सेल फोर्स बाय डेल Pn कितना होगा, 0। और चूंकि डेल एक्सेल फोर्स बाय डेल Pn ही 0 हो गया, तो पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, बार टू का डेल यू बाय डेल P1 अभी कितना आएगा, 0, क्योंकि एक्सेल फोर्स जो भी है डेल एक्सेल फोर्स बाय डेल Pn ही 0 है, तो बाकी पारा पार्ट 0 हो जाएगा। और दोनों का एल्जेब्रिक सम कर दो तो और कोई बार नहीं बचा, तो टोटल डेल यू बाय डेल Pn कितना आ रहा है, माइनस PL अपॉन ए। माइनस बस ये बता रहा है कि अब मैं फाइनल आंसर लिखूं, तो पॉइंट ए का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, PL अपॉन ए। ये वर्टिकली ऊपर डिफ्लेक्ट होगा कि नीचे, तो मैं Pn नीचे लिया था तो ये नेगेटिव आया, तो एक्चुअल डिफ्लेक्शन पॉइंट ए का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो पॉइंट ए का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ गया PL अपॉन ए। क्वेश्चन में पॉइंट ए के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को कितना बोला था, बीटा PL अपॉन, सॉरी PL है ना, ए। तो इन दोनों को कम इक्वेट कर दोगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1। क्लियर बन, ये हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। इसके लिए भी कास्टिलियानो थ्योरम। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ बीम ऑफ फ्लेक्सर रिजिडिटी EI इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस R इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड P as shown in figure. If the slope of free end A is beta PR square upon EI, then value of beta. तो मतलब को फ्री एंड का स्लोप निकालना है। तो अगेन इस टाइप के क्वेश्चन में अगेन कौन सा थ्योरम यूज करोगे, कास्टिलियानो थ्योरम 2। स्लोप निकालना है तो थ्योरम 2।
क्या होगा, पहले डायग्राम अलग से कॉपी कर लेता हूँ। हेलो, कहाँ का स्लोप निकालना है, फ्री एंड का। अब शर्त क्या है, थीटा ए बोल देता हूँ। तो जिस पॉइंट का भी स्लोप निकालना है ना फ्री एंड का, वो स्लोप बोर्ड का परपेंडिकुलर यानी जेड एक्सेस के अबाउट ही निकालना है, और बाई डिफॉल्ट है, क्योंकि प्लेन लोडिंग में या 2D लोडिंग में स्लोप उसी एक्सेस के अबाउट आता है। खैर पॉइंट ए का स्लोप निकालना है, तो शर्त क्या है, बाकी लोड को एज इट इज रहने दोगे, बस जिस पॉइंट का जिस स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे उस एक्सेस मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर एक्सेस का एक कंसंट्रेटेड कपल आना चाहिए, बाकी को एज इट इज रहने दो। कंसंट्रेटेड अभी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, अगर जो भी आ रहा होगा ना तो उसको एम एन मान लोगे, बट अभी तो आ ही नहीं रहा है, तो नहीं आ रहा है, तो क्या करें, अपने मन से लगा दो। ठीक है, तो पॉइंट ए का अगर स्लोप निकालना है तो पॉइंट ए पे कंसंट्रेटेड कपल आना चाहिए। आ रहा है क्या पॉइंट ए पे, बाकी को एज रहने दो, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, अगर आता तो उसी को एम एन मान लेते, बट अभी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो खुद से एम एन लगा दो। और जैसे मान लो पॉइंट ए पे कंसंट्रेटेड कपल आता पीएल, तो उसी को एम एन मान लेते, लास्ट में एम एन की वैल्यू एम एल पी एल पुट कर देते। बट अभी पॉइंट ए पे कंसंट्रेटेड नहीं आ रहा, तो अपने मन से लगा दिया, और अपने मन से लगा दिया, और लास्ट में एम एन की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, 0 पुट कर दोगे। क्लियर पॉइंट, तो लास्ट में एम एन की वैल्यू कितना पुट कर दोगे, 0। ठीक है, अच्छा सर आप क्लॉकवाइज क्यों लगाए हो, तुम लोग की इच्छा सकती है, अभी मैं क्लॉकवाइज लगाया हूं, तो अगर सच में पॉइंट ए के लिए जो भी निकालूंगा डेल यू बाई डेल एम निकालूंगा, पॉजिटिव आया तो पॉइंट ए का स्लोप क्लॉकवाइज होगा, नेगेटिव आया तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो पॉइंट ए पे एक कंसंट्रेटेड कपल होना चाहिए अगर स्लोप निकालना है, था क्या, नहीं था, तो अपने मन से लगा दिया, लास्ट में एमएन की वैल्यू एक्चुअल 0 पुट कर दूंगा। और ऐसा नहीं करोगे जो एज ए एक्सटर्नल लोड में और कहीं नहीं दिखे, रिएक्शन में आए इंटरनल फोर्स में उससे दिक्कत नहीं है, बट एज ए एक्सटर्नल लोड में और कहीं नहीं दिख रहा है, तब पॉइंट ए का एंगल ऑफ स्लोप क्या होगा, डेल यू बाई डेल एम एन। तो यहां डेल यू बाई डेल एम एन निकालना है। और यहां ट्रांसफर लोडिंग आ रहा है क्या, ट्रांसफर लोडिंग में डेल यू बाई डेल एम एन निकालने का फॉर्मुला बता दे रहा हूं, ये फॉर्मुला तुम लोग को पता होगा। जैसे डेल यू बाई डेल पी एन निकालने का फॉर्मुला होता है ट्रांसफर लोडिंग मतलब बेंडिंग मोमेंट के कारण, एम एक्स डेल एम एक्स बाई डेल पी एन, इसको डायरेक्ट याद रखोगे डी एक्स अपॉन ई आई। जैसे बेंडिंग मोमेंट होता है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मुला होता है इंटीग्रेशन एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2ai, एम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो 2mx, एम एक्स का फिर पी एन के रिस्पेक्ट में तो डेल एम एक्स बाई डेल पी एन, और ऊपर का 2 नीचे का 2 कट जाएगा तो ये आएगा। वैसे डेल यू बाई डेल एम एन निकालने का फॉर्मुला खुद सोच सकते हो, वहां पी एन जैसे थ्योरम 1 में पी एन के रिस्पेक्ट में होता है, थ्योरम 2 में एम एन के रिस्पेक्ट में, तो ये एम एक्स डेल एम एक्स बाई डेल एम एन हो जाएगा, क्योंकि एम एन के रिस्पेक्ट में करना है, डी एक्स अपॉन ई आई। और जब भी आर्क ऑफ अ सर्कल वाला बीम होगा ना, तो ये dx कुछ नहीं है, स्ट्रिप का थिकनेस है, और आर्क ऑफ अ सर्कल के लिए स्ट्रिप का थिकनेस को आर डी थीटा लिख सकते हो। आर्क जैसे ये आर्क ऑफ अ सर्कल सेक्शन है, ठीक है, मैं पूरा डेरिवेशन में नहीं जा रहा, क्लास में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो थ्योरम 1 अगर डेल यू बाई डेल एम एन पी एन निकाल रहे हो तो एम एक्स डेल एम एक्स बाई डेल पी एन डी एक्स अपॉन ई आई, डेल यू बाई डेल एम एन निकाल रहे हो तो एम एक्स डेल एम एक्स बाई डेल एम एन डी एक्स अपॉन ई आई, ये हो जाएगा। तो ये निकालना है, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया ए, इसको मैं बोल दे रहा हूँ बी। और ये आर्क ऑफ अ सर्कल सेक्शन है, और डेल यू बाई डेल एम एन निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करोगे एम एक्स डेल एम एक्स बाई डेल पी एन डी एक्स अपॉन ई आई, और डी एक्स को आर डी थीटा कर दोगे, जहाँ एम एक्स क्या होगा, एट ए थीटा एंगल किसी सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट, तो यहाँ से थीटा ले लेता हूँ और यहाँ का बेंडिंग मोमेंट, अब इसको एम एक्स बोलना है तो एम एक्स बोल दो, एम थीटा बोलना है तो एम थीटा बोल दो। और ये पैटर्न पूरे ए बी पोर्शन के लिए वैलिड है, क्योंकि ए बी में पैटर्न चेंज नहीं आ रहा है। अब यहाँ का बेंडिंग मोमेंट कैसे लिखोगे, या तो इधर का पोर्शन लोगे या इधर का, इसके एक साइड के पोर्शन में जितना भी इस पॉइंट के बाद मूवमेंट आ रहा है उसका अलजेब्रिक सम, और यहाँ कोई स्टैंडर्ड फॉलो करने का जरूरत नहीं, कोई भी एक ले लो, ये मैं इधर से आ रहा हूँ ना, ठीक है, और इधर से आते समय क्लॉकवाइज को प्लस करो एंटी, बट एक फॉलो करोगे, क्लॉकवाइज को प्लस और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। क्यों सर, तुम लोग का मन कर रहा है तो क्लॉकवाइज को माइनस एंटी क्लॉकवाइज को प्लस कर दो, बट कोई एक फॉलो करो, तो मैं क्लॉकवाइज को प्लस एंटी क्लॉकवाइज को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, इधर से आ रहा हूँ। तो क्या क्या आ रहा है, इसके इस साइड के पोर्शन में दो लोड आ रहा है कि ये कपल एम एन और एक ही लोड पी, अभी ये मेरे लिए एम एन है, लास्ट में एम एन की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पुट करोगे, तो कपल एम एन एज इट इज आ जाएगा, और कैसा है क्लॉकवाइज, और अभी मैं क्लॉकवाइज को प्लस कर रहा हूँ तो इसलिए प्लस एम एन। अच्छा फोर्स का बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फोर्स कितना है पी, और परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, क्या ये कितना होगा, ये पूरा आर है, और ये डिस्टेंस निकालोगे तो आर कॉस थीटा, तो ये आर माइनस आर कॉस थीटा आएगा क्या, तो आर कॉमन ले लो, तो ये पी आर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा आएगा। और ये इस पॉइंट का इसका मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को भी क्या कर रहा हूं मैं प्लस, तो ये mx का इक्वेशन हो गया। जैसे ही mx निकला, और ये पूरे ab के हर एक सेक्शन वैलिड है, बस कॉरस्पॉन्डिंग थीटा चेंज होगा, तो क्या निकालोगे डेल mx बाई डेल mn के अलावा बाकी सारा कांस्टेंट, और इसी को निकालने के लिए तो mn मानते हैं, तो यहाँ mn के पावर में 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1। और जैसे ही ये निकल गया मेरा क्या ए बी पोर्शन के लिए डेल यू बाई डेल mn निकल जाएगा, क्या क्या आएगा इंटीग्रेशन mx, या नेक्स्ट पेज में कर दे रहा हूँ, ये यहीं लिख दे रहे हैं ना, mx कितना है mn प्लस
पी आर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू डेल एम एक्स बाई डेल पी एन 1 इंटू डी एक्स, और डी एक्स इस आर को सर्कल सेक्शन के लिए कितना होगा, आर डी थीटा डिवाइड बाई ई आई। थीटा का लिमिट क्या होगा, थीटा यहां से लिए हो तो मैं एक तरह से थीटा एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए लिया हूं क्या, तो ए बी पोर्शन का सबसे इधर साइड का पॉइंट लोअर लिमिट, सबसे इधर साइड का पॉइंट अपर लिमिट। सबसे इधर साइड का पॉइंट ए पे थीटा की वैल्यू 0, सबसे इधर साइड का पॉइंट बी है, बी पे थीटा की वैल्यू रेडियन में रखोगे पाई बाई 2, तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, 0 से पाई बाई 2। अब एम एन की एक्चुअल वैल्यू पुट कर सकते हो विच इज नथिंग बट 0। अगर एम एन की एक्चुअल वैल्यू पी एल है तो पी एल पुट कर देते, अभी 0 है तो 0 पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूं, एम एन की एक्चुअल वैल्यू 0 पुट कर। अच्छा ये जैसे 0 पुट कर दिया तो अब ये पी आर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा हो जाएगा, तो ये पी आर यार कांस्टेंट है अपॉन ई आई कॉमन निकल जाएगा और केवल 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा क्या, और ये पी आर इंटू आर, पी आर स्क्वायर अपॉन ई आई बाहर आ रहा है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर अपॉन ई आई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर 0 से पाई बाई 2 क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा, क्या आ जाएगा, अभी कैलकुलेशन है, पी आर स्क्वायर अपॉन ई आई 1 का इंटीग्रेशन थीटा माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा लिमिट इज 0 टू पाई बाई 2, ये सब काम कर लेना तुम लोग, पी आर स्क्वायर अपॉन ई आई अपर लिमिट पुट करोगे तो पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 तो 1 माइनस लोअर लिमिट तो ये 0, ये भी 0 हो जाएगा तो 0 आएगा, तो ये आ गया। फाइनली सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, ये पाई बाई 2 माइनस 1, इट इज कमिंग 0.571 पी आर स्क्वायर अपॉन ई आई। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि पॉइंट ए का स्लोप कितना है, बीटा पी आर स्क्वायर, पहले तो ये पॉइंट ए का स्लोप एक मिनट उधर लिख देते हैं, 0.571 पी आर स्क्वायर अपॉन ई आई, और कोई पोर्शन नहीं है तो ये पूरे बीम का डेल यू बाई डेल एम निकल गया, तो पॉइंट ए का स्लोप कितना होगा, 0.571 पी आर स्क्वायर अपॉन ई आई, और ये प्लस आ रहा है मतलब पॉइंट ए का स्लोप क्लॉकवाइज होगा बिकॉज एम एन हम लोगों ने क्लॉकवाइज लिया था, और क्वेश्चन में पॉइंट ए का स्लोप क्या बोला है, बीटा, बस मैग्नीट्यूड देखोगे ना, पी आर स्क्वायर अपॉन ई आई, तो बीटा कितना आ जाएगा, 0.571, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं अपन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसके लिए भी कास्टिग्यानो थ्योरम, बस एक न्यूमेरिकल ले लिया हूँ। क्वेश्चन क्या रहा है, अ स्टील बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 25 mm width and 75 mm deep is pinned to a support at A and B, where B support B on the roller, and the young modulus of steel may be assumed as 2 into 10 Newton per mm square. The end B are loaded as 5 kilonewton load. इसमें निकालना क्या, वो छूट गया है, एक मिनट ना, एक मिनट दोस्त, ये निकालना है ना, वो छूट गया था, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट द एंड्स, और एंड्स में कौन सा एंड क्यों नहीं बोला, क्योंकि सिमेट्रिक कंडीशन है ना, तो दोनों एंड का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो कोई भी एक एंड का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, तो मेरे को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एट द एंड निकालना है ना, उसको मैं लिख नहीं रहा हूं, तो कोई भी एक एंड का डेल्टा एंड्स ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो मान लो इसका पहले नेमिंग कर दूं अलग से, इसके लिए कास्टिग्यानो थ्योरम ही यूज करेंगे अपन। पहले तो ना EI को अलग से निकाल के रख लो, वो कांस्टेंट होगा, और SI यूनिट पे न्यूमेरिक SI यूनिट यूज करूंगा मैं जब भी कोई मेथड से सॉल्व करता हूं, मेरा आदत है। E कितना होगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, इंटू आई। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में पूरे क्रॉस सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस BH³ बाई 12 होगा क्या, तो B कितना 25 mm, मीटर में 0.025 मीटर, इंटू S75 तो मीटर में 0.075 h³ हो गया, डिवाइड बाई 12, तो कितना आएगा ये 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 0.025 इंटू 0.075 का क्यूब डिवाइड बाई 12, हाउ मच इट इज कमिंग 175781.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन यू कैन चेक, 2 इंटू 10 टू द पावर 11
यस, ठीक है, क्लियर पॉइंट। इसको सबको न्यूटन में कन्वर्ट, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दो ना पहले ही, तो 5000 न्यूटन हो जाएगा, ये भी 5000। अब इसमें जहां भी पैटर्न चेंज हो रहा है, इसको क्वेश्चन में ए बी बोला हुआ है ना, तो इसको सी बोल देता है, एंड है, इसको लास्ट वाले को डी बोल देता हूँ। अब मान लो कोई भी एक एंड का डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, तो मैं कौन सा एंड का निकाल लेता हूँ, सी का। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा सी। मेरे को ये पता है कि क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बीम में ट्रांसफर लोड है तो केवल वर्टिकल डिफ्लेक्शन ही आएगा। तो अगर सी का टोटल डिफ्लेक्शन निकालना है, मतलब जाहिर सी बात है सी का वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालना है, क्योंकि कास्टिग्लिआनो थ्योरम एक बार में एक पॉइंट का एक डायरेक्शन का डिफ्लेक्शन निकालता है। तो मैं पॉइंट सी का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, वही टोटल हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बीम में ट्रांसफर लोड है तो केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, ठीक है। अब शर्त क्या है, अगर मेरे को पॉइंट सी का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बाकी को एजीटी रहने दोगे, बट फोकस करो पॉइंट सी पे। तो पॉइंट सी पे वर्टिकल डायरेक्शन में कंसंट्रेटेड फोर्स आना चाहिए। आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, कितना 5000, बट वो ऐसे नहीं चलेगा, उसको जो भी आ रहा है उसको पीएन मानना पड़ेगा। तो पॉइंट सी पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में कंसंट्रेटेड फोर्स आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको क्या मान लोगे, पीएन। तो अब ये मेरे लिए 5000 नहीं है, मतलब कंफ्यूजन होगा तो इसको एक बार के लिए हाइड कर देना। ये बाकी ये 5000 है, बट ये मेरे लिए 5000 नहीं, ये क्या है, पीएन। लास्ट में पीएन की वैल्यू कितना पुट करोगे, 5000। क्लियर, किसी को भी दिक्कत, ये अब मेरे लिए पीएन है, मतलब जब रिएक्शन निकालोगे तो उसको पीएन और इसको 5000 लेके निकालोगे, ठीक है। तो पॉइंट सी पे वर्टिकल डायरेक्शन में कंसंट्रेटेड फोर्स आना चाहिए, आ रहा है जो भी आ रहा है उसको पीएन, और एज ए पीएन एक्सटर्नल लोड में और कहीं नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, रिएक्शन में दिखे बट एज ए पीएन एक्सटर्नल लोड में कहीं नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। तब पॉइंट सी का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, डेल यू बाई डेल पीएन। अब क्या करोगे, हर पोर्शन का डेल यू बाई डेल पीएन निकालते जाओ, लास्ट में सबको जोड़ देना, और किसी भी पोर्शन का ट्रांसफर लोड में डेल यू बाई डेल पीएन निकालने का फॉर्मूला भी पीछे लिखा था, इंटीग्रेशन एमएक्स डेल एमएक्स बाई डेल पीएन डीएक्स अपॉन ईआई, वो कर लेंगे। पर वो करने के लिए पहले मेरे को दोनों सपोर्ट का रिएक्शन निकालना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट, क्यों, क्योंकि खासकर जब ए बी पोर्शन के लिए निकालोगे तो किसी एक सपोर्ट का रिएक्शन चाहिए रहेगा ना। तो रिएक्शन वो पीएन है, ये 5000 है, वो पीएन है, 5000 मत ले लेना, ठीक है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे रिएक्शन, तो मान लो एक बार के लिए दोनों सपोर्ट का रिएक्शन ऊपर की तरफ ले लूं, तो यहाँ के रिएक्शन को आर ए बोल देता हूँ, यहाँ के रिएक्शन को आर बी बोल देता हूँ। कोई भी एक रिएक्शन निकालोगे तो काम चल जाएगा, बट मैं निकाल ही लेता हूँ। क्या आएगा, मान लो मैं पॉइंट ए के बाद समेशन ऑफ मोमेंट जीरो करूँ, ये इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है, तो पॉइंट ए के बाद सारा मोमेंट लोगे, एक भी नहीं छूटना चाहिए, क्लॉकवाइज को ऐड कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को सब्सट्रैक्ट। तो क्या आ जाएगा, ये पीएन है, पीएन का मोमेंट क्या आएगा, पीएन इंटू 0.3, डायरेक्शन क्या आ रहा है, ए के अबाउट क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज आएगा, क्या उसका, मैं क्लॉकवाइज को ऐड एंटी क्लॉकवाइज को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज इसलिए माइनस। आर ए का तो मोमेंट ए के अबाउट ही ले रहे हो तो जीरो जाएगा। आरबी का मोमेंट कितना आएगा, आरबी इंटू 1.5, और ये ए के अबाउट ध्यान दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज को मैं ऐड कर रहा हूं इसलिए प्लस। 5000 का मोमेंट ए के अबाउट कितना आएगा, 5000 इंटू इंटू पॉइंट ए से डिस्टेंस, और पॉइंट ए से इसका डिस्टेंस 1.8 मीटर है क्या, सो 1.8। डायरेक्शन क्या आएगा, ए के अबाउट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को भी क्या कर रहा हूं ऐड, इसलिए प्लस साइन, और ये इक्वल टू 0। तो यहां से आरबी निकल जाएगा, आरबी निकालोगे ना तो आरबी आएगा, कैलकुलेशन कर लेना, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, एक मिनट ना, पीएन का मोमेंट ए के बाद एंटी क्लॉकवाइज आया, एंटी क्लॉकवाइज को सब्सट्रैक्ट कराओ, ध्यान देना थोड़ा एरो में गलती हुआ, आरबी का मोमेंट ए के बाद निकालोगे तो आरबी इंटू 1.5, और उसका डायरेक्शन ए के बाद एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ध्यान देना यहां लिखने में गलती है, और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस करोगे ना, ये हो गया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस ले रहा हूं, 5000 का 5000 इंटू 1.8, और ए के बाद क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज को प्लस कर रहा हूं, वो लिखने में एक गलती हुआ था, छोटा सा मिस्टेक था, ठीक है। माइनस को इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा, आरबी इंटू 1.5 इक्वल टू 5000 इंटू 1.8, 9000 माइनस 0.3 पीएन। तो आरबी कितना आ रहा है, 1.5 नीचे चला जाएगा तो डिवाइड बाय 1.5, इट इज कमिंग 6000 माइनस 0.3 डिवाइड बाय 1.5, इट इज कमिंग 0.2 पीएन। यह आ गया आरबी की वैल्यू 6000 माइनस 0.2 पीएन। आरबी निकल गया तो आरए भी निकाल सकते हो, क्या होगा आरए, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन जीरो कर दो, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन का पूरा फोर्स लोगे, एक भी नहीं छूटना चाहिए, ऊपर वाले को ऐड करोगे तो नीचे वाले को सब्सट्रैक्ट, तो पीएन नीचे इसलिए माइनस पीएन, आरए ऊपर इसलिए प्लस आरए, आरबी ऊपर है इसलिए प्लस आरबी, माइनस 5000 नीचे इसलिए माइनस 5000 इक्वल टू 0, और आरबी कितना आया है 6000 माइनस 0.2 पीएन। तो यहां से क्या निकल जाएगा आरए, कितना आएगा आरए, कितना आएगा, ये 6000 माइनस 5000 1000 होगा, 1000 ऊपर जाएगा तो माइनस 1000 हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस ना, और अगला ये माइनस 0.2 पीएन, और ये माइनस 1 पीएन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.2 माइनस 1 माइनस 1.2 पीएन,
और माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा क्या 1.2 pn। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार के लिए। 5000, हाँ ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल गई मेरी, आर ए और आर बी। अब मैं डेल यू बाई डेल पी ए निकालूंगा। यहाँ हर पोर्शन का अलग अलग, पहले ए सी पोर्शन के लिए, फिर ए बी पोर्शन के लिए, फिर बी डी पोर्शन के लिए। तो हर पोर्शन के लिए अलग अलग निकालूंगी। तो पहले मैं डेल यू बाई डेल पी एन कौन से पोर्शन के लिए निकाल लेता हूँ, ए सी पोर्शन के लिए। जब ए सी के लिए निकाल रहे हो तो बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो ए सी के लिए निकाल रहे हो तो पहले तो ए सी एम एक्स डेल एम एक्स बाई डेल पी एन डी एक्स अपन, यही तो पहले एम एक्स लिखने के लिए ए सी के बीच में कोई भी एक्स सेक्शन लोगे जिसका बेनिमेंट का इक्वेशन लिखोगे। और एसी के लिए लिखते समय मेरे को बेनिमेंट लेट पोर्शन को लेकर लिखना आसान पड़ेगा। और जब कहां से सी लूं, एक्स से सी लूं, सी कहां से लूं, एक्स कहां से लूं, सॉरी सी से। हाँ, ये एसी के लिए लिखते समय, बाकी से कोई मतलब नहीं है ना। तो एसी के लिए लिखते समय गलती ना हो इसलिए यहां लिख भी दो, एक्स कहां से लिया मैं, फ्रॉम सी। तो क्या आएगा, एम एक्स का इक्वेशन लेट पोर्शन को लेकर लिखो। तो इसके लेट पोर्शन में एक ही लोड है, पी एन, 5000 नहीं पी एन, इसका सी से डिस्टेंस कितना है, एक्स। और ये लोड नीचे है ना, तो क्या आ जाएगा पी एन इंटू एक्स, और फोर्स नीचे तो बेनिमेंट नेगेटिव। ये आ गया क्या, ये कल एसी पोर्शन के लिए है, ठीक है। जैसे ये निकाला, क्या निकल जाएगा, डेल एम एक्स बाई डेल पी एन, इसी के लिए तो पी एन मानते हैं, पी एन की पावर में 1 है, तो डेल एम एक्स बाई डेल पी एन कितना आएगा, माइनस एक्स। क्लियर पॉइंट। और जैसे ये निकल लिया मैं, मेरा क्या निकल जाएगा, डेल यू बाई डेल पी एन फॉर ए सी पोर्शन, हाउ मच इट विल कम इंटीग्रेशन एम एक्स कितना है, माइनस पी एन एक्स। अब पी एन की एक्चुअल विल पुट कर सकते हो, डेल एम एक्स बाई डेल पी एन कितना है, माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन ई आई। ई आई खैर पूरे का सेम है तो लास्ट में अलग से डिवाइड कर दूंगा, अभी ई आई को रखते जाता हूँ क्योंकि ई आई पूरे का सेम है, तो अभी ई आई को एज इट इज रहने देता हूँ। और अब पी और लिमिट एसी के लिए लिखते समय एक्स सी से लिए हो, क्या मतलब लेफ्ट से राइट जाते हुए, तो एसी का सबसे लेफ्ट साइड का पॉइंट लोअर लिमिट, सबसे राइट साइड का पॉइंट अपर लिमिट। सबसे लेफ्ट साइड का पॉइंट सी है, सी पे एक्स वैल्यू 0, सबसे राइट साइड का पॉइंट ए है, ए पे एक्स वैल्यू 0.3 है। तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, 0 से 0.3। और अब पी एन की एक्चुअल वैल्यू पुट कर सकते हो विच इज नथिंग बट 5000 न्यूटन। क्या आ जाएगा ये, अब ये इंटीग्रेशन है कर लेना, माइनस माइनस प्लस क्या होगा 5000 एक्स स्क्वायर, ई आई अलग से डिवाइड कर देंगे 0 to 0.3, इट इज कमिंग 45 डिवाइड बाई ई आई प्लस साइन के साथ। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, एक्स क्यूब बाई 3 तो 0.3 का क्यूब डिवाइड बाई 3 इंटू 5000, हाँ सही है। ये आ गया डेल यू बाई डेल एम एन फॉर ए सी पोर्शन। एक करके के ए सी के बाद अगला कौन सा पोर्शन है सर, ए बी पोर्शन। तो अब ए बी पोर्शन के लिए पहले तो एम एक्स, ए बी के लिए कहां से लोगे, तो पहले तो ए बी के बीच में कोई भी एक्स सेक्शन लो, पहले ये डिसाइड करो। तो ये हो गया यहाँ का एम एक्स का। और इसके लिए लिखते समय एक्स कहां से लो, जहां से मन कर रहा है वहां से ले लो, बस उस हिसाब से लिमिट रखोगे। मन कर रहा है तो एक्स डी से ले लो, मन कर रहा है तो एक्स बी से ले लो। अगर राइट पोर्शन को लेकर निकाल रहे हो तो, लेफ्ट पोर्शन को लेकर निकाल रहे हो तो या तो एक्स सी से ले लेना है या ए से, तुम लोग की इच्छा सकती है। तो मैं पहले तो यहाँ एम एक्स का इक्वेशन लिखते समय राइट पोर्शन को लेकर निकाल रहा हूँ, क्यों सर, मेरा मन, ठीक है, तुम लोग कर रहे हो तो लेफ्ट पोर्शन को लेकर निकाल लो। तो मैं राइट पोर्शन को लिया और राइट पोर्शन को लेकर निकाल रहा हूं, और एक्स अभी मैं बी से लिया हूं। एक्स कहीं से भी ले सकते हो, वो तुम लोग की इच्छा सकती है। तो मैं अभी कहां से एक्स लिया हूं, बी से। मन कर रहा है तो एक्स कहां से ले लो, डी, चलो डी से ले लो, तुम लोग का मन है मेरे भाई। अभी मैं एक्स बी से लिया हूं, ठीक है। किसके, तो ए बी के लिए एम एक्स का इक्वेशन लिखते समय एक्स हम लोग कहां से लिए हैं, फ्रॉम बी। और मैं राइट पोर्शन को लेकर बेनिमेंट लिखूंगा, इसलिए मैं इधर कहीं से लिया, ठीक है। तो इसके राइट पोर्शन में दो लोड आ रहा है, ये 5000 और ये आरबी, और आरबी कितना है 6000 माइनस 0.2 pn। हाँ, तो पहले तो क्या आएगा, इस 5000 का मूवमेंट कितना आएगा 5000, और इसका इस सेक्शन से डिस्टेंस x प्लस 0.3 हो जाएगा क्या, तो इस 5000 का बेनिमेंट कितना आएगा 5000 इंटू एक्स प्लस 0.3, और वो फोर्स नीचे है तो बेनिमेंट क्या होगा, नेगेटिव। अगला इस आरबी के आर पर है, तो आरबी कितना है 6000 माइनस 0.2 pn। पहले कैलकुलेशन चेक कर लेना, 6000 माइनस 0.2 pn। और आरबी के आर बेनिमेंट क्या आएगा, तो इसका इस सेक्शन से डिस्टेंस कितना है x, और ये फोर्स ऊपर है तो बेनिमेंट पॉजिटिव क्या, इसलिए इंटू एक्स। इसके राइट पोर्शन में और कोई लोड नहीं है, ठीक है। तो ये ए बी के बीच के किसी सेक्शन का बेनिमेंट हो गया, जब मैं एक्स कहां से लेके लिख रहा हूं, बी से लेके। तो आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या आ जाएगा माइनस 5000 एक्स माइनस प्लस माइनस 5000 इंटू 0.3, 5000 इंटू 0.3, ये कितना होगा 1500। बस पी एन को पी एन रहने देना, और ये प्लस था ना, प्लस 6000 एक्स माइनस 0.2 पी एन इंटू एक्स। क्या आ जाएगा ये, माइनस 5000 एक्स प्लस 6000, तो ये 1000 एक्स हो जाएगा क्या, माइनस 1500 माइनस 0.2 पी एन इंटू एक्स। कैलकुलेशन चेक कर लेना, उसमें गलती हो सकता है। ये आ गया क्या, और जैसे ही आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल एम एक्स, इसी के लिए तो पी एन मानते हो, बाई डेल पी एन कितना आएगा, पी एन के अलावा बाकी सारा कांस्टेंट।
तो यहाँ पी एन नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है पी एन के पावर में 1, तो उसका डिफरेंशियल 1, तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा -0.2x। और जैसे ये लिखे क्या निकल जाएगा, डेल यू बाई डेल एम एन, सॉरी डेल यू बाई डेल पी एन फॉर विच पोर्शन ए बी। और अब एम एन पी एन की एक्चुअल वैल्यू पुट कर सकते हो, और पी एन की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 5000। कितना आ जाएगा ये एम एक्स कितना है 1000x माइनस 1500 माइनस 0.2 पी एन। और अब पी एन की एक्चुअल वैल्यू पुट कर सकते हो डेल एम एक्स बाई डेल पी एन निकालने के बाद, और पी एन की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 5000, तो 0.2 इंटू 5000 इंटू एक्स, ये हो गया, इंटू डेल एम एक्स बाई डेल पी एन जो कितना है -0.2x इंटू डी एक्स अपॉन ई आई। और लिमिट क्या होगा, ए बी के लिए करना है एक तो, और एक्स कहाँ से लियो बी से, तो एक्स अगर बी से लियो हो तो सेक्शन इधर है, मतलब राइट टू लेफ्ट जाते हुए लियो हो, तो ए बी का सबसे राइट साइड का पॉइंट लोअर लिमिट, सबसे लेफ्ट साइड का पॉइंट अपर लिमिट। ए बी का सबसे राइट साइड का पॉइंट बी है और वहीं से एक्स लियो तो वहां पर एक्स वैल्यू 0, सबसे लेफ्ट साइड का पॉइंट ए है, बी एक्स बी से लियो तो ए पे एक्स वैल्यू 1.5 है क्या, तो इसका लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1.5। तो ये कर लेना, कैलकुलेशन करना तुम लोग का काम है। इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1000x माइनस 1500। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ना, इस पार्ट को अलग से, तो कितना हो जाएगा ये -0.2 इंटू 5000x, यानी ये ध्यान देना -0.2 इंटू 5000x करो तो ये -1000x है, और ये +1000x, एक कट जाएगा क्या, तो ये खाली ये -1500 बचेगा, तो ये क्या आएगा इंटीग्रेशन -1500 और ये क्या आएगा -0.2x 0 to 1.5। कैलकुलेशन चेक कर लेना, इट इज कमिंग 337.5 अपॉन ई आई। कैलकुलेशन यू हैव टू चेक। ओके तो ये कितना आएगा 337.5 अपॉन ई आई। कौन सा पोर्शन हो गया ए बी, ए बी के बाद अगला कौन सा पोर्शन है बी डी, ठीक है। तो बी डी पोर्शन, बी डी पोर्शन के लिए क्या आ जाएगा, तो ध्यान देना बी डी पोर्शन के लिए सेक्शन यहां ले लूंगा, एक्स डी से ले लूं, और राइट पोर्शन को लिखूं तो एम एक्स क्या आएगा -5000x आएगा क्या, हाँ सर। तो बी डी पोर्शन के लिए एम एक्स लिखोगे तो क्या आएगा -5000x, राइट पोर्शन को लेके लिखा है, एक्स कहां से लिया हूं इसके लिए फ्रॉम डी, लेकिन इसमें तो पी एन आ ही नहीं रहा है, और पी एन ही नहीं आ रहा है तो इसका डेल एम एक्स बाई डेल पी एन 0 होगा क्या, इसका डेल एम एक्स बाई डेल पी एन 0 होगा क्या, क्यों, क्योंकि इसमें पी एन आ ही नहीं रहा है और पी एन ही नहीं आ रहा है, तो अगर मैं डेल यू बाई डेल पी एन फॉर बी डी पोर्शन निकालूं तो कितना आएगा 0। डेल यू बाई डेल पी एन फॉर बी डी पोर्शन निकालोगे तो कितना आएगा 0, ठीक है। तो ए बी पोर्शन का हो गया, ए सी पोर्शन का हो गया और बी डी पोर्शन का हो गया, तीनों को जोड़ दो एल्जेब्रिक सम, तो टोटल डेल यू बाई डेल पी एन कितना आएगा 45 अपॉन ई आई, प्लस दोनों प्लस है ना, तो प्लस 45 अपॉन ई आई प्लस 337.5 अपॉन ई आई। अब ई आई की वैल्यू भी पुट कर देना, और ई आई की वैल्यू कितनी है वो नीचे लिखा हुआ है, कहाँ है ई आई, ये रहा 175781.25, तो पुट कर देना, तो ये क्या आ जाएगा तुम लोग का टोटल डेल यू बाई डेल पी एन कितना आएगा 45 प्लस 337.5 डिवाइड बाई, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ई आई कितना है 175781.25, बट बड़े ऑर्डर में निकालना, ये आ रहा है 2.176 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि सारा चीज मीटर में लिया हो, तो एमएम में कितना आ जाएगा ये 2.176 एमएम, और ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब पॉइंट सी का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड होगा क्योंकि पीएन नीचे था, तो 2.176 एमएम, ठीक है। एमएम क्वेश्चन में एमएम में ही पूछा है, तो ये आंसर हो गया। ओके सो स्टूडेंट, नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, अ कैंटिलीवर बीम AC इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेगमेंट AB and BC that are rigidly connected at location B. The flexure rigidity of segment AB is EI,
वेयर एज द फ्लेक्सर रिजिडिटी ऑफ सेगमेंट बीसी इज रिजिड। बीसी इज रिजिड मीन्स फ्लेक्सर, किसी भी रिजिड पोर्शन का फ्लेक्सर रिजिडिटी इनफाइनाइट होगा, यानी बीसी पोर्शन का फ्लेक्सर रिजिडिटी इनफाइनाइट हो, लिखा भी है यहाँ रिजिड लिखा और यहाँ लिखा है द फ्लेक्सर रिजिडिटी ऑफ बीसी पोर्शन इज एज्यूम टू बी इनफाइनाइट। तो हम लोग को क्या निकालना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप एट बी ड्यू टू फोर्स एट पी, ड्यू टू फोर्स पी अप्लाइड एट सी। मतलब यहां पर फोर्स पी लग रहा है तो बी पे डिफ्लेक्शन कर का स्लोप कितना होगा। इसके लिए हम लोग सिंपल कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सा बीम है, कैंटिलीवर बीम। कहीं का भी स्लोप निकालना है तो मोमेंट एरिया थ्योरम 1, तो कहां का स्लोप निकालना है, बी का स्लोप निकालने के लिए क्या लगा दो, मोमेंट एरिया थ्योरम 1। तो इस डायग्राम को मैं अलग से कॉपी कर लेता हूं पहले तो। कहां का स्लोप निकालना है, बी पॉइंट का। पहले इसका नेमिंग कर दूं, ये ए, यहां से पैटर्न चेंज है, पैटर्न मतलब ईआई अचानक चेंज हो रहा है ना, तो इसको बी बोल दिया, लास्ट पॉइंट को सी। स्लोप कहां का निकालना है, बी का। तो कहीं का भी स्लोप निकालना है अगर कैंटिलीवर बीम है तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि कैंटिलीवर बीम में फिक्स सपोर्ट आता है और मेरे को पता है कि फिक्स सपोर्ट का एंगल ऑफ स्लोप हमेशा कितना होगा, 0। तो जहां का भी स्लोप निकालना है, जैसे कहां का निकालना है, बी, तो बी और फिक्स के बीच मोमेंट एरिया थ्योरम 1 लगा दो। और अभी बी और फिक्स में बी राइट साइड है क्या, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बी माइनस थीटा फिक्स। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, और चूंकि यहां थीटा फिक्स 0 है तो थीटा बी निकल जाएगा, वो एक अलग चीज है। तो बी और फिक्स के बीच मोमेंट एरिया थ्योरम 1 लगाए और बी राइट साइड है तो थीटा बी माइनस थीटा फिक्स। और ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट अपॉन ईआई डायग्राम बिटवीन बी एंड फिक्स। तो चाहो तो ये एरिया बेंडिंग मोमेंट अपॉन ये डायग्राम केवल बी और फिक्स के बीच का भी बनाओगे तो काम हो जाएगा। खैर अभी मैं पूरा ही का बना लेता हूं क्योंकि और भी तो कुछ पूछ सकता है ना। तो एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट अपॉन ईआई डायग्राम बिटवीन बी एंड फिक्स। अब पहले बी एम अपॉन ईआई डायग्राम बना लेते हैं, तो उसके हिसाब से नेमिंग करोगे ना, तो ए बी सी तो हो गया। अब कहीं लेफ्ट राइट करना पड़ेगा क्या, तो पहले तो बेंडिंग मोमेंट कहां सडनली चेंज होगा, जहां कपल आए वहां हो गया। अच्छा, जहां ईआई अचानक चेंज हो रहा है वहां भी लेफ्ट राइट करोगे क्योंकि बेंडिंग मोमेंट अपॉन ईआई निकालना है हम लोग को। तो जहां ईआई अलग अचानक चेंज हो रहा है वहां पर बेंडिंग मोमेंट अपॉन ईआई की वैल्यू भी अचानक चेंज होगी। जैसे ए पे कपल वाला रिएक्शन आएगा तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट अचानक चेंज होगा, इसलिए मैं जस्ट लेफ्ट राइट कर दिया। बी पे ईआई अचानक चेंज हो रहा है, बी के जस्ट लेफ्ट का ईआई है और बी के जस्ट राइट का ईआई यानी फ्लेक्सर रिजिडिटी इनफाइनाइट है क्या। हाँ, सी पे एक ही वैल्यू होगा क्योंकि यहाँ सी पे बेंडिंग मोमेंट भी एक ही आएगा क्योंकि कपल नहीं आ रहा, और सी पे फ्लेक्सर रिजिडिटी भी फिक्स है, कितना है, इनफाइनाइट। तो अगर हम लोग एक एक करके वैल्यू लिखे, पहले बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू लिखूं। अगर हम लोग ए के जस्ट लेफ्ट का बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे तो 0 आएगा, निकाल के देख लेना। ए के जस्ट राइट का बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, अगर मैं लेफ्ट पोर्शन को लेके निकालूं, यहां का निकालना है। लेफ्ट पोर्शन को लोगे तो उसमें ए पर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो ए के रिएक्शन से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो इसके लेफ्ट पोर्शन में एक ही लोड आ रहा है पी, और फोर्स के कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका ए से डिस्टेंस कितना है, 2l, तो इसका बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, पी इंटू 2l यानी 2pl। और जब भी फोर्स नीचे है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव। ये हो गया ए के जस्ट राइट क्या, अगला बी का जस्ट लेफ्ट, ठीक है। बी के जस्ट लेफ्ट और राइट दोनों जगह बेंडिंग मोमेंट सेम होगा, बट मेरे को बेंडिंग मोमेंट अपन फ्लेक्सर रिजिडिटी निकालना है ना, इसलिए मैं वहां लेफ्ट राइट किया हूं। तो बी के जस्ट लेफ्ट का बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो माइनस पीएल आएगा क्या, हाँ सर, लेफ्ट पोर्शन को लेके निकाल लेना, कितना आएगा, माइनस पीएल। और बी के जस्ट राइट का भी बेंडिंग मोमेंट तो उतना ही आएगा ना, क्योंकि बी पे कपल नहीं है तो सडन तो चेंज होगा नहीं। तो चाहे बी का जस्ट लेफ्ट हो, बी का जस्ट राइट हो, दोनों का बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, माइनस पीएल। अगला सी का जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो 0 होगा क्या, हाँ सर, सी का, इस फोर्स पी का तो सी से डिस्टेंस 0 है। और जैसे ही बेंडिंग मोमेंट निकल गया, अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, बेंडिंग मोमेंट अपॉन फ्लेक्सर रिजिडिटी। अगर मैं ए के जस्ट लेफ्ट का बात करूंगा तो वहां का बेंडिंग मोमेंट 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट अपॉन फ्लेक्सर रिजिडिटी भी 0 हो गया। ए के जस्ट राइट का बेंडिंग मोमेंट कितना है, माइनस 2pl। ए का जस्ट राइट ए बी पोर्शन में आ रहा है जिसका फ्लेक्सर रिजिडिटी ईआई है, तो ए के जस्ट राइट का बेंडिंग मोमेंट अपॉन फ्लेक्सर रिजिडिटी कितना होगा, माइनस 2pl अपॉन ईआई। अगला बी का जस्ट लेफ्ट आ रहा है, बी का जस्ट लेफ्ट का बेंडिंग मोमेंट माइनस पीएल, और बी का जस्ट लेफ्ट ए बी पोर्शन का पार्ट है क्या, जिसका फ्लेक्सर रिजिडिटी ईआई है, तो बी के जस्ट लेफ्ट का बेंडिंग मोमेंट अपॉन फ्लेक्सर रिजिडिटी कितना होगा, माइनस पीएल अपॉन ईआई। बी के जस्ट लेफ्ट का अगला क्या रहा है, बी का जस्ट राइट। भले बी का जस्ट राइट का भी बेंडिंग मोमेंट माइनस पीएल है, बट बी का जस्ट राइट बीसी पोर्शन का पार्ट है, और बीसी पोर्शन तो पूरा रिजिड है क्या, और रिजिड है तो उसका फ्लेक्सर रिजिडिटी इनफाइनाइट होगा। तो बी के जस्ट राइट का बेंडिंग मोमेंट अपॉन फ्लेक्सर रिजिडिटी माइनस पीएल अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होगा क्या, तो 0। मतलब रिजिड पोर्शन के लिए तो डायरेक्ट बना सकते हो, रिजिड पोर्शन का बेंडिंग मोमेंट अपॉन फ्लेक्सर रिजिड डायग्राम हमेशा 0 ही होगा, चाहे बेंडिंग मोमेंट कुछ भी हो, क्योंकि ईआई इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे सी का भी बेंडिंग मोमेंट अपॉन फ्लेक्सर रिजिडिटी कितना होगा, 0। तो अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट अपॉन ईआई डायग्राम बनाऊं डायरेक्टली, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है तो हमेशा वैल्यू को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना, किसी भी 2 पॉइंट के बीच की वैल्यू को, बट चलना लाइन से है। जैसे ए के जस्ट लेफ्ट का बेंडिंग मोमेंट अपॉन फ्लेक्सर रिजिडिटी 0,
ए के जस्ट राइट का अगला क्या है, ए का जस्ट राइट, लेफ्ट क्या है, ए का जस्ट राइट, उसका वैल्यू कितना है माइनस 2pl अपॉन ई आई। तो एक तो नेगेटिव साइड आएगा और इसका जीरो वाले लाइन से हाइट क्योंकि वैल्यू है कितना होगा 2pl अपॉन ई आई, और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। ए के जस्ट राइट का अगला बी का जस्ट लेफ्ट है, बी का जस्ट लेफ्ट का बेंडिंग मोमेंट अपॉन फ्लेक्सर रिजिडिटी कितना है माइनस पीएल अपॉन ई आई। तो एक तो नेगेटिव साइड रहोगे और हाइट इससे कम है, तो ये हाइट कितना होगा पीएल अपॉन ई आई। और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है तो इनको आपस में किससे ज्वाइन कर दोगे, स्ट्रेट लाइन। ए के बी के जस्ट लेफ्ट का क्या है, बी का जस्ट राइट, और बी का जस्ट राइट का बेंडिंग मोमेंट अपॉन फ्लेक्सर रिजिडिटी जीरो है क्या, तो जीरो यहाँ आएगा, ये आ गया। और आगे तो पूरा ही रिजिड है तो बेंडिंग मोमेंट अपॉन फ्लेक्सर रिजिड डायग्राम जीरो होगा, ये डायग्राम हो जाएगा। क्लियर, किसको भी दिक्कत। अब मेरे को बी का एंगल ऑफ स्लोप निकालना है, तो थीटा बी माइनस थीटा 6 क्या होगा, एरिया ऑफ बी एम अपॉन ई आई डायग्राम बिटवीन बी एंड फिक्स। ये मेरा पॉइंट बी है और ये फिक्स है, तो बी और फिक्स के बीच जो बी एम अपॉन ई आई डायग्राम है उसको पहले तो सेट कर दिया ये डायग्राम में, ठीक है। और यही इसी का एरिया मेरे को निकालना है, तो क्या आ जाएगा थीटा बी माइनस थीटा फिक्स जीरो है, तो ये थीटा बी इक्वल टू एरिया ऑफ बी एम अपॉन ई आई डायग्राम बिटवीन बी एंड फिक्स, मतलब ये एरिया, और ये एरिया ट्रेपेजोइडल है, उसका एरिया क्या होगा हाफ पैरेलल साइड का सम इनटू उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब ये मैथमेटिक्स से कर लेना, हाफ इस ट्रेपेजोइडल का एक पैरेलल साइड पीएल अपॉन 2pl अपॉन ई आई है, प्लस और एक पैरेलल साइड कितना है pl अपॉन ई आई, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस l है, प्लस pl अपॉन ई आई इंटू इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस l, और ये एरिया नेगेटिव साइड है तो अलग से माइनस लिख दे रहा हूँ। बट माइनस प्लस केवल सही डायरेक्शन के लिए लास्ट में मैग्नीट्यूड देखना है, तो माइनस तो ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2pl अपॉन ई आई प्लस pl अपॉन ई आई 3pl अपॉन ई आई, और डिवाइड बाई 2 ऑलरेडी है और इधर एक l है, तो ये सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है 3pl स्क्वायर अपॉन 2ei। माइनस से बता रहा है कि b का स्लोप क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, तो डायरेक्शन हो गया, बट मैग्नीट्यूड 3pl स्क्वायर अपॉन 2ei, 3pl स्क्वायर अपॉन 2ei। कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है सर, ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। तो ये हम लोग का कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा, क्या हो रहा है, द बीम ऑफ फ्लेक्सर रिजिडिटी ई आई इज फिक्स्ड एट ए एंड सपोर्टेड बाई अ लीनियर स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के, जिसकी वैल्यू दी है ई आई बाई एल क्यूब, ठीक है, एट बी। डिटरमाइन द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन द स्प्रिंग, मतलब उसमें फोर्स कंप्रेसिव आएगा बता दिया है, व्हेन द बीम इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ इंटायर इट्स लेंथ। कैसे सॉल्व करोगे, पहले इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा तुम लोग को। बीम का फ्लेक्सर रिजिडिटी ई आई दिया और स्प्रिंग का स्टिफनेस दिया हुआ है के, वो ई आई अपॉन एल क्यूब है। अब इसका एफबीडी कैसे बनेगा, इस पूरे में यूडीएल लग रहा है ना। अब ध्यान दोगे ना, तो इस यूडीएल के कारण ध्यान देना, ये पॉइंट बी को ये यूडीएल लोड नीचे दबाने की कोशिश करेगा, हाँ, और जैसे ये नीचे दबाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा क्या, तो स्प्रिंग में कंप्रेसिव फोर्स आएगा, और जितना कंप्रेसिव फोर्स स्प्रिंग में आएगा ठीक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मेरा स्प्रिंग किस में लगाएगा, बीम पे लगाएगा क्या। तो इसका अगर एफबीडी बनाओगे तो पहले तो पॉइंट बी नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो स्प्रिंग में कंप्रेसिव फोर्स आएगा। क्लियर पॉइंट। तो ये पूरे में यूडीएल तो लगी रहा है, W न्यूटन पर मीटर का ये हो गया। और ये स्प्रिंग को यहां से मैं कट कर दूं, तो स्प्रिंग को जैसे मैं इसको यहां से कट कर दिया, इसको यहां से कट कर दिया। अब सिंपल सा चीज है, ये पॉइंट बी स्प्रिंग को दबाएगा तो स्प्रिंग किस में रहेगा, कंप्रेशन में, तो ठीक है। तो स्प्रिंग में कंप्रेसिव फोर्स को मैं एफ से डिनोट कर दे रहा हूं, यहाँ कंप्रेशन दिखाना है तो ऐसा दिखाना पड़ेगा, और यहाँ ऊपर, और जाहिर सी बात है जहां यहाँ जितना आएगा उसका इक्वल एंड अपोजिट इतना आएगा, क्योंकि तोड़ने का इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम में दिखना चाहिए, और इसका स्टिफनेस कितना है के, और यहाँ जितना स्प्रिंग फोर्स आया ठीक इक्वल एंड अपोजिट स्प्रिंग बीम पे फोर्स अप्लाई करेगा क्या, ये होता है। क्लियर पॉइंट ये, और ये हम लोग करते भी है, जैसे जब भी हम लोग रॉड का या बीम का एफबीडी बनाते हैं जो है, तो अगर उसे स्प्रिंग को अलग करे हैं तो स्प्रिंग जिधर डिफ्लेक्ट होता है इस है बीम के एफबीडी में स्प्रिंग फोर्स उसका अपोजिट आता है क्या, तो स्प्रिंग किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर बी पे देखोगे नीचे, तो बीम के एफबीडी में स्प्रिंग फोर्स एफ ऊपर ही आएगा। हाँ, अब यहाँ एफ ये अननोन है, और इस एफ को निकालने के लिए कॉम्पैक्टिबिलिटी का इक्वेशन चाहिए। कॉम्पैक्टिबिलिटी का इक्वेशन क्या है, ये पॉइंट मेरा बी है, तो मेरे को ये बताना जितना ये पॉइंट बी इस बीम पे नीचे जाएगा, मान लो पॉइंट बी इतना नीचे गया, एक तो बी ये हो गया, बी नीचे जा रहा है तभी तो ये कर, जितना ये पॉइंट बी नीचे जाएगा इसको अगर मैं डेल्टा बी बोलूं, उतना ही स्प्रिंग कंप्रेस होगा क्या, तो मैं बोलूं क्या डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी इन बीम इज इक्वल टू कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। यानी क्या है मेरा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी इन बीम इज इक्वल टू कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, ये होगा क्या।
अब डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी अगर मैं बीम से निकालूं यहां से, तो यहां सुपर पोजिशन थ्योरम लगाऊंगा और टोटल, अच्छा ओवरऑल बी नीचे जा रहा है, तो मैं जब नीचे जैसे इस W के कारण बी नीचे जाएगा, इस F के कारण बी ऊपर जा रहा है, तो नीचे वाले को मैं प्लस लूंगा और ऊपर वाले को क्या लूंगा, माइनस। तो इस W के कारण बी कितना नीचे जाएगा अगर खाली W लगता तो कैंटिलीवर बीम में अगर पूरे में यूडीएल आ रहा है और बी इसका फ्री एंड है क्या, तो फ्री एंड का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, W L⁴ अपॉन 8EI। तो इस यूडीएल के कारण बी को, यूडीएल केवल बी को कितना नीचे ले जाने की कोशिश करेगा, W L⁴ अपॉन 8EI, और किधर नीचे, नीचे वाले को ऐड करूंगा क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी नीचे है, ये आ गया। बट ये इतना नीचे नहीं चल जाएगा क्योंकि यहां ऊपर में साथ में एक फोर्स आ रहा है एफ, ठीक है, तो एफ के कारण बी पे जितना अपर डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको सबस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या, हाँ, और एफ के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, नीचे वाले को ऐड करो ऊपर वाले को सबस्ट्रैक्ट। तो अगर कभी भी कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पे लोड लगा है तो फ्री एंड का डिफ्लेक्शन PL⁵/3I होता है क्या, तो एफ के कारण कितना आएगा, फ्री एंड पे अगर कंसंट्रेटेड लोड है तो उसके कारण कितना आ जाएगा, FL⁵/3I, और ये बीम के पॉइंट बी को नीचे ले जाने की, ऊपर ले जाने की कोशिश करें, इसलिए इसको क्या करूंगा, सबस्ट्रैक्ट। तो ये टोटल डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट आ गया किसका, स्प्रिंग, सॉरी बीम का, पॉइंट बीम के पॉइंट बी का, और जितना डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट बीम के पॉइंट बी का उतना ही स्प्रिंग कंप्रेस होगा। अच्छा अगर मैं कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग निकालूं, स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा, कंप्रेस हो रहा है ये पहले से बता चुका हूं इसलिए बस मैग्नीट्यूड लिखोगे, कंप्रेस ऑफ स्प्रिंग, तो ये कितना कंप्रेस होगा, स्प्रिंग का फोर्स अपॉन स्प्रिंग का स्टिफनेस, स्प्रिंग का फोर्स कितना है F, यहां लिख दे रहा हूं, अपॉन स्प्रिंग का स्टिफनेस कितना है K, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि K की वैल्यू दी है, सर K क्वेश्चन में कितना दिया है, EI अपॉन L3, तो यहाँ K की जगह EI अपॉन L3 पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, FL³ अपॉन EI। तो कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग कितना है, FL³ अपॉन EI, ठीक है। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में पॉइंट बी विच इज नथिंग बट W L⁴ अपॉन 8EI माइनस FL³ अपॉन 3EI इज इक्वल टू कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग विच इज नथिंग बट FL³ अपॉन EI। तो यहाँ एक इन्होंने F निकल जाएगा, क्या क्या आएगा, W L⁴ अपॉन 8EI इज इक्वल टू, ये माइनस को इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 + 1/3 कितना आएगा, 4/3, कैलकुलेशन चेक कर लेना, 1 + 1/3 4/3 FL³ अपॉन EI, क्या होगा, ये EI तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ L³ है और यहाँ, तो यहाँ इधर एक L बचेगा क्या, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर F निकालोगे सिंप्लीफाई करके तो F इक्वल टू आएगा, ये 3 इधर चला जाएगा तो 3WL अपॉन, ये 4 नीचे चल जाएगा और 8 4 जा 32, कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो स्प्रिंग पे जो कंप्रेसिव फोर्स आएगा कितना आएगा, 3WL/32, 3WL/32 चेक कर लेते हैं, स्प्रिंग पे कितना कंप्रेसिव, 3WL/32, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, ये टॉर्शन का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, स्ट्रेन एनर्जी निकालना है। अगर स्ट्रेन एनर्जी मेरे को बोल दिया टोटल साथ में बीटा TL² स्टोर हो रहा है तो बीटा की वैल्यू कितनी है। तो डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ, ये टॉर्क जो है ना वो पॉइंट बी पे लग रहा है ना, ध्यान देना थोड़ा सा, ये डायग्राम अलग से कॉपी बना लेता हूँ। इतने पोर्शन का टॉर्शन रिजिडिटी GJ है, इतने पोर्शन का टॉर्शन रिजिडिटी क्वेश्चन में दिया है 2GJ, इसको A, इसको B, इसको C बोला, यहाँ लोड लग रहा है 2T ऐसा है, और यहाँ T, यहाँ 2T और यहाँ T, क्वेश्चन में इसको ऑलरेडी A B C, ठीक है। अब टॉर्शन के केस में ना, अगर किसी पोर्शन का टॉर्शन मोमेंट वाला रेजिस्टेंस T GJ सेम है तो उस पोर्शन का स्ट्रेन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, U = T²L/2GJ। ये हो गया कि अगर TGJ सेम है, ठीक है। अगर तीनों में एक भी ग्रेजुअली वेरी करेगा तो इंटीग्रेट करके निकालोगे, अगर ग्रेजुअली वेरी नहीं करे, जैसे यहाँ सडन वेरी है, बीच में अचानक नया लोड आ गया तो वहां से रेजिस्टेंस अचानक चेंज हो जाएगा, जहां से जीजे चेंज हो रहा है वहां से अचानक जीजे। बट ध्यान देना, ए बी पोर्शन का तो TGJ सेम होगा क्या, क्यों, ए बी पोर्शन के बीच कोई नया लोड नहीं आ रहा है तो रेजिस्टेंस सेम होगा, टॉर्शन रिजिडिटी ए बी का सेम है। बीसी पोर्शन का भी TGJ सेम होगा क्या, तो यहाँ टोटल स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, पहले ए बी पोर्शन का निकालो, फिर BC का निकालो और लास्ट में सबको जोड़ देना, ठीक है। और बट इंडिविजुअल पोर्शन का स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए पहले इंडिविजुअल पोर्शन का क्या निकालना पड़ेगा, टॉर्शन मूवमेंट वाला इंटरनल रेजिस्टेंस। वो निकालने के लिए पहले तो क्या करते हैं, टॉर्शन के केस में बताया हूं, पहले इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखो, वेक्टर मतलब इसका थंब, राइट हैंड थंब रूल लगा के, जैसे टॉर्क 2T ऐसा है क्या, तो इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या करो, राइट हैंड का हथेली को ऐसा रखो और हथेली के इस पोर्शन को टॉर्क के डायरेक्शन लगाओ, तो अंगूठा इधर आ रहा है क्या, या अंगूठा इसके वेक्टर को बताएगा, डबल एरो कर देना, डबल एरो मतलब ये वेक्टर है, कोई फोर्स सोर्स नहीं है, इसका वेक्टर किधर आएगा, इधर आएगा, ये T हो गया। अब इंडिविजुअल पोर्शन का रेजिस्टेंस निकालो, बट ये कंफर्म होना चाहिए कि इंडिविजुअल पोर्शन का रेजिस्टेंस TGJ सेम होगा। तो यहां ध्यान दें, पहले नेमिंग क्या करो, जहां भी पैटर्न चेंज हो उसको नया पॉइंट बोल दो, ये A
ऑलरेडी क्वेश्चन में किया हुआ है, बट कोई छूट ना गया हो। यहां से अचानक जीजे भी चेंज हो रहा है, यहां से नया लोड भी आ जा रहा है, तो उसको बी बोल दिया। बीच में कहीं भी पैटर्न नहीं चेंज हो रहा है तो उसको सी बोल दिया। तो ए बी पोर्शन का स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए पहले ए बी पोर्शन का टॉर्सन वगैरह रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा क्या, और वो कैसे निकालोगे? तो ये देखो ए बी के बीच में कोई नया लोड नहीं आ रहा, तो ए बी के बीच के हर एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन रेजिस्टेंस सेम होगा। तो जो ए बी के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस है वही हर एक क्रॉस सेक्शन का। अब इस एक क्रॉस सेक्शन का टॉर्सन वाला रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? या तो राइट पोर्शन को लो या लेफ्ट को। राइट को लिए हो तो लेफ्ट से मतलब नहीं है, लेफ्ट को लिए हो तो राइट से मतलब नहीं है। अभी मैं किसको ले रहा हूं? राइट को। तो इसके राइट साइड के पोर्शन में जितना भी टॉर्सन लोड है उसका अलजेब्रिक सम, और शॉर्टकट तरीके से रेजिस्टेंस निकालते समय इनवर्ड वेक्टर को प्लस करोगे और आउटवर्ड को माइनस। ये साइन कन्वेंशन है, अगर वेक्टर इनवर्ड है तो प्लस, आउटवर्ड है तो माइनस। इसका उल्टा भी ले सकते हो, आउटवर्ड को प्लस इनवर्ड को माइनस कर दो, बट हम लोग का स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन क्या है? इनवर्ड प्लस आउटवर्ड माइनस। तो ये जो 2t वाला रेजिस्टेंस है इसका वेक्टर इसके परपेंडिकुलर में इनवर्ड आ रहा है क्या, और इनवर्ड को प्लस, तो ए बी पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या होगा? प्लस 2t। अगला बीसी का, बीसी पोर्शन के हर एक क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस सेम होगा, तो जो बीसी के बीच के एक क्रॉस सेक्शन का है वही हर एक क्रॉस सेक्शन का। अब इस एक क्रॉस सेक्शन का क्या होगा? अगेन राइट पोर्शन को ले लो, तो इसके राइट पोर्शन में दो टॉर्क है, एक 2t और t। 2t इसके परपेंडिकुलर में इनवर्ड तो प्लस 2t, t इसके परपेंडिकुलर में आउटवर्ड तो माइनस t। तो बीसी पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना है? 2t माइनस t कितना? प्लस t। तो कैसे निकालेंगे? ए बी पोर्शन का स्ट्रेन एनर्जी प्लस बीसी पोर्शन का स्ट्रेन एनर्जी, दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा क्या? ए बी पोर्शन के लिए ए बी पोर्शन का टी स्क्वायर एल बाई 2 जीजे, टी ए बी पोर्शन का रेजिस्टेंस जो कितना है? 2t, उसका स्क्वायर, एल ए बी पोर्शन का लेंथ विच इज क्वेश्चन में दिया होगा, ए बी बी सी दोनों पोर्शन का लेंथ एल ही है, चेक कर लेना ना। तो दोनों पोर्शन का लेंथ कितना है? एल। तो टी स्क्वायर एल बाई 2 जीजे में एल ए बी पोर्शन का लेंथ और ए बी पोर्शन का लेंथ एल ही है, अपॉन 2 इंटू जीजे। जीजे मतलब ए बी पोर्शन का टॉर्सन रिजिडिटी विच इज जीजे, सो जीजे, प्लस बीसी के लिए टी स्क्वायर एल बाई 2 जीजे, टी बीसी पोर्शन का रेजिस्टेंस विच इज नथिंग बट टी ही है, सो स्क्वायर, इंटू एल बीसी पोर्शन का लेंथ विच इज नथिंग बट एल, डिवाइड बाई 2 बीसी पोर्शन का टॉर्सन रिजिडिटी विच इज 2 जीजे। So how much it will come? You can take t square L by gj common. After taking common, it will come 2 to ja 4. 4 divided by 2. 4 divided by 2, it will come 2. Plus it is coming 1 by 4. 1 by 4 means 0.25. So how much it is coming? 2.25 t square L by gj. और क्वेश्चन में क्या दिया है कि साथ में जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रहा है वो कितना है? बीटा टी स्क्वायर एल बाई जीजे। तो अगर इसे इक्वेट करूंगा तो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 2.25। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर? बीटा इज इक्वल टू 2.25। बीटा इज इक्वल टू 2.25। ओके, सो स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। क्या बोला इस क्वेश्चन में? एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है, इसमें फ्लेक्सर रिजिडिटी ऑफ द बीम शोन इन फिगर इज EI। तो मेरे को इस बीम का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है। तो यहां ध्यान सकते हो ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है ये पूरा सिमेट्रिक कंडीशन से सब्जेक्टेड है। सिमेट्रिक कंडीशन मतलब अगर मैं ध्यान देना इस सपोर्ट से जितने डिस्टेंस पे ये लोड लग रहा है P वैल्यू नीचे, वैसी इस सपोर्ट से भी उतने ही डिस्टेंस पे ये लोड लग रहा है, वैल्यू भी P है और डाउनवर्ड लग रहा है। यानी बीचों बीच से जितना डिस्टेंस मैं बोल सकता हूं क्या ये लोड है उतने ही डिस्टेंस पे ये लोड है, और दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? सेम है। और पूरे का EI सेम है, यानी EI के रिस्पेक्ट में भी ये मेरा बीम कैसा है? सिमेट्रिक है। और कभी भी अगर सिंपली सपोर्टेड बीम में सिमेट्रिक कंडीशन आता है तो जो मेरा सेंटर का स्लोप होगा एक तो वो 0 होगा। अगर कब? जब सिंपली सपोर्टेड बीम में सिमेट्रिक कंडीशन है तब। तो जो डिफ्लेक्शन कर्व का सेंटर का स्लोप होगा वो हमेशा 0 होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेंटर का जो डिफ्लेक्शन होगा वही मेरा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। तो क्वेश्चन में मेरे को सेंटर का डिफ्लेक्शन निकालने बोला है, यानी कौन सा डिफ्लेक्शन निकालने बोलेगा? कौन सा डिफ्लेक्शन निकालना है? मैक्सिमम, अगर सिमेट्रिक कंडीशन है। और सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर सिमेट्रिक कंडीशन है तो हम लोग सेंटर का डिफ्लेक्शन डायरेक्ट मोमेंट एरिया थ्योरम 2 से निकाल सकते हैं। बाकी पॉइंट का डिफ्लेक्शन डायरेक्ट मोमेंट एरिया थ्योरम 2 से नहीं निकलेगा सिंपली सपोर्टेड बीम में। बट सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर सिमेट्रिक कंडीशन है तो सेंटर का डिफ्लेक्शन हम लोग डायरेक्ट मोमेंट एरिया थ्योरम 2 से निकाल सकते हैं, जिसको निकालने का तुम लोगों को फॉर्मुला भी याद होगा। क्लियर है? वो फॉर्मुला क्या है? मेरे को कहाँ का डिफ्लेक्शन क्या निकालना है? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सिंपली सपोर्टेड में सिमेट्रिक कंडीशन है तो कहाँ का डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा सर? सेंटर का डिफ्लेक्शन। और सेंटर का डिफ्लेक्शन अगर सिमेट्रिक कंडीशन है तब सिंपली सपोर्टेड में डायरेक्ट मोमेंट एरिया थ्योरम 2 से निकाल सकते हो, जिसको निकालने का मैं फॉर्मुला लिख रहा हूं, इसको एज ए फॉर्मुला याद रखना, टी सेंटर कॉमा सपोर्ट, बट सिंपली सपोर्ट होना चाहिए और सिमेट्रिक कंडीशन होना चाहिए। टी सेंटर कॉमा सपोर्ट, टी सेंटर कॉमा सपोर्ट यानी इसको मैं वेरीफाई भी करा देता हूं। अभी मैं बताया था जैसे अगर मैं टी ए ऑब्लिक बी लिखूं, यानी टेंजेंट कहां पर खींचोगे? ए पे,
और टेंजेंट एट ए से डिफ्लेक्शन करके पॉइंट बी का वर्टिकल डिस्टेंस लोगे क्या, तो टी ए ऑब्लिक बी था। यानी टी सेंटर कॉमा सपोर्ट कहने का मतलब क्या है, कहां पर टेंजेंट खींचोगे, सेंटर पे, और उस सेंटर पे टेंजेंट का वर्टिकल डिस्टेंस लिखोगे डिफ्लेक्शन करके सपोर्ट वाले पॉइंट से, क्योंकि दूसरी तरफ में सपोर्ट लिखा हूं। अब सपोर्ट में कोई भी सपोर्ट ले सकते हो, जैसे अगर मैं लेफ्ट सपोर्ट को S1 बोलूं, राइट सपोर्ट को S2 बोलूं, तो S1 लेना है तो S1 ले लो, S2 लेना है तो S2 ले लो। ठीक है, इसको मैं वेरीफाई करा देता हूं, बट इसको एज ए फॉर्म में याद रखोगे। क्लियर पॉइंट क्या है, जैसे ये बीम बैंड कुछ ऐसा होगा, डाउनवर्ड लोडिंग है तो, हाँ सर, क्लियर पॉइंट। और ये मान सपोज मैं एक बार क्लियर, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, और इस पॉइंट को डी, और सपोज ये मेरा सेंटर पॉइंट है। इसका कुछ नेमिंग कर देंगे बट बाद में। अब ध्यान देना, चूंकि सिमेट्रिक कंडीशन है तो सेंटर का टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनेगा, क्योंकि सेंटर का स्लोप जीरो होगा। और टी सेंटर कॉमा सपोर्ट यानी टेंजेंट कहां पर खींचना है, सेंटर पर, डिफ्लेक्शन करके सेंटर पॉइंट में। तो बैंड होने का तो सेंटर पॉइंट यहां आएगा ना, तो सेंटर पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनेगा। अब टी सेंटर कॉमा सपोर्ट यानी सेंटर के टेंजेंट का वर्टिकल डिस्टेंस डिफ्लेक्शन करके सपोर्ट वाले पॉइंट से, और सपोर्ट वाले में मान लो मैं S1 लूंगा, तो S1 बैंड होने के बाद भले वो रोटेट हुआ है बट ऊपर नीचे तो जाएगा नहीं, तो बैंड होने के बाद भी S1 पॉइंट रहेगा तो यहीं। और यहां से अगर मैं सेंटर पे टेंजेंट का डिस्टेंस लिखवा लूं, मैं मतलब मैथमेटिकली ये डिस्टेंस निकाल रहा हूं क्या, ये टी सेंटर कॉमा सपोर्ट हुआ। और मैथमेटिकली ये टी सेंटर कॉमा सपोर्ट क्या सेंटर के डिफ्लेक्शन के बराबर है क्या, ठीक है। इसलिए यहां पर सेंटर का डिफ्लेक्शन निकालने के डायरेक्ट फॉर्मूला है टी सेंटर कॉमा सपोर्ट। अब सपोर्ट में S1 लो या S2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर सिमेट्रिक कंडीशन है तो। अब ये हो गया ना। अब ये कैसे निकालेंगे, ये हो गया सपोर्ट में, मान लो मैं S1 वाला सपोर्ट ले रहा हूं, तो इसको निकालने, अब इसको निकालने का फॉर्मूला मेरे को याद है, क्या होता है ये, एरिया मोमेंट ऑफ EI कांस्टेंट है तो अलग से डिवाइड कर देंगे, और एरिया मोमेंट हम लोग बेंडिंग डायग्राम का ले लेंगे। तो एरिया मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बिटवीन सेंटर एंड सपोर्ट, और सपोर्ट में अभी कौन सा वाला सपोर्ट लिया हूं, S1, अबाउट, किसके अबाउट, जो बाद में है, और बाद में क्या है S1, तो अबाउट S1, डिवाइड बाई अलग से क्या डिवाइड कर देंगे EI। ये एरिया में एक्चुअल में हम लोग को BM अपन EI डायग्राम का लेना है, बट EI कांस्टेंट है तो अलग से डिवाइड करके बेंडिंग डायग्राम का ले लो। क्लियर। तो हम लोग को पहले तो सेंटर और सपोर्ट के बीच का बेंडिंग डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर उसका एरिया मोमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो डायग्राम पहले पूरा ही बना लेते हैं अपन। अच्छा, अगर हम लोग बेंडिंग डायग्राम बनाने के लिए बात करेंगे, तो डायग्राम बनाने के लिए मेरे को किस किस पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, तो डायग्राम बनाने के लिए अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है तो डायग्राम बना के करोगे, और डायग्राम बनाने के लिए किस किस पॉइंट का जरूरत पड़ेगा, एंड पॉइंट, जहां भी नया लोड आ रहा है, जहां से भी लोडिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, उतना डायग्राम। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है तो उतने से मेरा BMD बन जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है तो BMD हमेशा लाइन बनेगा। तो अगर मैं एक एक पॉइंट ए लिया या S1 लिया, यहां नया लोड आ गया तो इसको B बोल दिया, बीच में पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है तो इसलिए अभी और कोई पॉइंट नहीं ले रहा हूं, यहां नया लोड आ गया तो इसको C बोल दे रहा हूं, ये लास्ट पॉइंट है इसको D बोल दे रहा हूं। ठीक है। अच्छा, कहीं भी कपल नहीं है तो हर जगह एक ही होगा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। अब यहां अगर तुम लोग वैल्यू निकालोगे बेंडिंग मोमेंट A का या S1 का, तो जीरो आएगा, ये बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू लिख रहा हूं। B का बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो क्या आएगा, B का, अगर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेट पोर्शन को लेकर निकालो, पहले सपोर्ट का रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो सपोर्ट का रिएक्शन, अगर सिंपली सपोर्ट में सिमेट्रिक कंडीशन है तो रिएक्शन निकालना आसान है। कैसे निकालोगे, बिना रिएक्शन के टोटल फोर्स देखो, 2P नीचे है क्या, P नीचे यानी 2P नीचे, तो रिएक्शन किधर आएगा, पहले तो उसका डायरेक्शन ऊपर, और 2P का आधा आधा बढ़ जाएगा, तो 2P का हाफ P इधर आ जाएगा, हाफ P इधर आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। तो अगर पॉइंट B का बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो क्या आएगा, लेट पोर्शन को लेके, तो ये फोर्स P, इसका B से डिस्टेंस कितना है A, और फोर्स P जब भी ऊपर है तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस P इंटू A। अगर हम लोग C का बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो C का बेंडिंग मोमेंट राइट पोर्शन को लेकर निकाल लेता हूं, तो राइट पोर्शन में एक ही लोड आ रहा है P, उसका भी C से डिस्टेंस A, और फोर्स ऊपर है तो बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव होता है, चाहे लेफ्ट पोर्शन को लो चाहे राइट, तो C का भी कितना आएगा, प्लस P है। D का बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो जीरो आएगा क्या, और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है तो बस लाइन से मिलाते जाओ और लाइन से ड्रॉ बना दो। क्या आएगा, A का बेंडिंग मोमेंट जीरो, हाँ सर, B का बेंडिंग मोमेंट प्लस P है, तो ये पॉजिटिव साइड हो गया, और ये वैल्यू यानी जीरो वाले लाइन से ये हाइट कितना होगा, P है, और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है तो किससे मिलाओगे, स्ट्रेट लाइन। क्लियर पॉइंट। B के बाद अगला पॉइंट क्या है सर, C का भी बेंडिंग मोमेंट प्लस PA है क्या, तो सेम वैल्यू है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा क्या, हाँ सर, ठीक है, ये हो गया। C के बाद अगला पॉइंट क्या है सर, D का बेंडिंग मोमेंट कितना है, जीरो, और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं है तो स्ट्रेट लाइन से, ये हो गया। क्लियर। अब चूंकि मेरे को ना ये एरिया मोमेंट सेंटर और सपोर्ट S1 के बीच के BMD का लेना है, तो सेंटर पॉइंट को अलग से मार्क कर दो। तो मान लो ये सेंटर पॉइंट है, इसको मैं क्या बोल दिया, E, और ये सेंटर पॉइंट है, कहने का मतलब क्या है, जैसे ये डिस्टेंस 4A है तो ये इंडिविजुअल डिस्टेंस ये 2A होगा क्या, ये 2A हो गया। ठीक है। अब सेंटर पॉइंट से अगर एक वर्टिकल लाइन बनाओगे, ये बनेगा, ये हो गया।
तो अगर सेंटर का बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू देखोगे तो चूंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो प्लस पी ए ही आएगा, कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं, और डायग्राम से दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को क्या निकालना है सर, एरिया मोमेंट ऑफ बीएमडी बिटवीन सेंटर एंड S1 अबाउट S1। तो पहले तो किस बीएमडी का एरिया मोमेंट लेना है, S1 के बाद लेना अलग बात है। सेंटर और S1 के बीच जो बीएमडी, और सेंटर और S1 के बीच बीएमडी देखोगे तो दो टाइप का शेप मिल रहा है, ये मेरा सेंटर और ये S1। एक तो इतना ट्रायंगल मिल रहा है और एक रेक्टेंगल मिल रहा है, और इस सेंटर और S1 के बीच का जो बीएमडी है उसका एरिया मोमेंट किसके अबाउट लेना है सर, S1 के अबाउट। और एरिया मोमेंट कैसे निकालते हैं, अगर एरिया उसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस S1 से ले लेंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इतने इस ट्रायंगल का एरिया मोमेंट निकाल लेता हूं अबाउट S1, इस रेक्टेंगल का एरिया मोमेंट निकाल लेता हूं अबाउट S1, और दोनों का एल्जेब्रिक सम कर दूंगा तो टोटल पूरे इस शेडेड रीजन का यानी एरिया मोमेंट और बीएमडी बिटवीन सेंटर एंड सपोर्ट का आ जाएगा क्या, S1 के अबाउट। हाँ, अब वो इस रीजन का एरिया मोमेंट निकालने के लिए पहले इसका सेंट्रॉइड लोकेट करना पड़ेगा। तो इसका सेंट्रॉइड को अगर C1 बोलूं तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा, इसके बेस से हाइट बाई 3, तो ये बेस है और ये हाइट हो जाएगा A, तो बेस से हाइट बाई 3 यानी ये डिस्टेंस कितना होगा A बाई 3, ये A बाई 3 तो ये कितना होगा 2A बाई 3, ये हो गया। अगला ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड को एक बार के लिए इसको C2 बोलूं तो इसका सेंट्रॉइड इसके बीचों बीच आएगा, और ये 2A है तो 2A का बीचों बीच यानी ये डिस्टेंस कितना होगा A। तो अब एक एक करके ले लेते हैं, ठीक है। तो एरिया मोमेंट ऑफ बीएमडी बिटवीन सेंटर एंड सपोर्ट S1 अबाउट S1 क्या होगा, पहले इस रीजन का एरिया मोमेंट अबाउट S1, ये रीजन ट्रायंगल है क्या, ट्रायंगल का एरिया पहले तो क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस ट्रायंगल का बेस कितना है A, हाइट कितना है PA, तो हाफ इंटू बेस A इंटू हाइट PA इंटू इसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस S1 से, और इसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस S1 से कितना है 2A अपॉन 3, 2A अपॉन 3, ठीक है। और ये एरिया पॉजिटिव साइड है तो प्लस ले लिया। अगला इस रेक्टेंगल का एरिया मोमेंट अबाउट S1, ये रेक्टेंगल का हाइट कितना है PA, और बेस ध्यान देना रेक्टेंगल का बेस 2A है ना इस ग्रीन रीजन का, तो इसका पहले तो एरिया कितना होगा PA इंटू 2A इनटू डिस्टेंस इसके सेंट्रॉइड का S1 से, क्योंकि एरिया मोमेंट S1 के बाद लेना है तो इसका सेंट्रॉइड तो मैं ऑलरेडी लोकेट कर रखा हूं ये रहा, बट इसका डिस्टेंस S1 से मतलब मेरे को ये पूरा डिस्टेंस चाहिए क्या, इस पूरे डिस्टेंस में ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस भी A है, तो ये पूरा डिस्टेंस A प्लस A 2A आएगा क्या, तो इसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस S1 से कितना है 2A, डिस्टेंस ध्यान से कैलकुलेट करना 2A, और ये भी पॉजिटिव साइड है तो इसको प्लस ले लिया, ये आ गया क्या, तो ये सेंटर और S1 के बीच का BMD का एरिया मोमेंट आ गया अबाउट S1 डिवाइड बाई EI, कितना आएगा, ये PA क्यूब डिवाइड बाई EI 1/6 बचेगा ये, और ये भी PA क्यूब 4 बचेगा, तो कितना आएगा कैलकुलेट करने पे PA क्यूब अपॉन EI, पहले तो ये कॉमन आ जाएगा, इसके अलावा यहाँ क्या बचेगा PA क्यूब अपॉन EI कॉमन ले लिया, अच्छा ये 1/2 है ये 2/3, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा 1/3 बचेगा, कैलकुलेशन ध्यान देना, तो कितना बच रहा है 1/3 प्लस प्लस PA क्यूब बाई 3I कॉमन ले लिया तो 2 2 जा 4 बचेगा क्या, हाँ इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 3 जा 12 प्लस 1, ये कितना आएगा 13/3 PA क्यूब अपॉन EI, तो सेंटर का डिफ्लेक्शन, और यही क्योंकि सिमिलरली सपोर्टेड बीम में सिमेट्रिक कंडीशन है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा कितना रहा है 13/3 PA क्यूब अपॉन EI, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी। ओके, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या रहा है, अ नेचुरली कर्व्ड स्टील बीम AB हैविंग यंग मॉडुलस E इक्वल टू 208 गीगापास्कल, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया 2 मीटर, इज सब्जेक्टेड टू अ वर्टिकल फोर्स ऑफ P इक्वल टू 1000 न्यूटन एट B, द एंड A एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर डिग्री में रखा तो हम लोग रेडियन में लेंगे तो π/2 हो जाएगा, इज रिजिडली फिक्स्ड, बेंडिंग स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द बीम इन जूल, जूल में पूछा है, पहले तो ध्यान देना किस में भी पूछा हो, जूल में मेगा जूल में, जब भी एनर्जी निकाल रहे हो ना मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा SI यूनिट यूज करो, यूनिट का गड़बड़ मत करना, SI यूनिट करोगे तो एनर्जी जूल में आएगा, फिर जूल में आएगा, अभी तो खैर जूल में ही पूछा है, फिर जूल के मेगा जूल जिसमें भी पूछा है बाद में कन्वर्ट कर देना, बट यूज ओनली SI यूनिट, ठीक है। तो SI यूनिट करूंगा ना तो मैं पहले क्या करता हूं, इस बीम का फ्लेक्सर रिजिडिटी EI अलग से कैलकुलेट करके रख लेता हूं, तो अगर मैं अलग से EI कैलकुलेट करूं SI यूनिट पे, तो पहले तो क्वेश्चन में E कितना दिया है 208 गीगा पास्कल, इसको SI में कन्वर्ट करना है तो पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 1 गीगा पास्कल 10⁹ पास्कल, तो ये क्या होगा 208 इंटू 10⁹ पास्कल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। I कितना दिया है 26.7 सेंटीमीटर टू द पावर 4,
इसको मीटर टू द पावर 4 में कन्वर्ट करोगे 26.7 सेंटीमीटर टू द पावर 4। अब मेरे को क्या बताया, 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर -2 मीटर होता है क्या, और उसका 4 करना है तो ये इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, तो ये मीटर टू द पावर 4। तो ये कन्वर्ट हो गया पूरा ईसाई यूनिट पे, और ईआई का प्रोडक्ट आ जाएगा, कितना आएगा 208 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 26.7 इंटू 10 टू द पावर -8। इट इज कमिंग 5536 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट पे निकल गया। क्लियर पॉइंट, ये हो गया। ये लोड पी 1000 न्यूटन ऑलरेडी ऐसा यूनिट पे दिया, तो डायग्राम को अलग से कॉपी कर लेता हूँ, स्ट्रेन एनर्जी निकल जाएगा। ध्यान देना, किसी भी ट्रांसवर्स लोड के कारण पहले तो स्ट्रेन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल टू इंटीग्रेशन mx स्क्वायर dx अपॉन 2ai, जहां dx स्ट्रिप का थिकनेस है, ठीक है, ये हो गया। और कभी भी आर्क ऑफ अ सर्कल बीम आ रहा है, तो मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, स्ट्रिप का जो थिकनेस है ना dx, अगर उस आर्क ऑफ अ सर्कल वाले बीम का रेडियस r है तो स्ट्रिप का थिकनेस हमेशा r d थीटा होगा, यानी dx को सीधा r d थीटा से लिख सकते हो। और mx क्या है, इस बीम में एट ए थीटा एंगल कोई भी सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से एट ए थीटा एंगल ऑलरेडी लिया हुआ है, तो इसी सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट लिख लेता हूं, और यहाँ का बेंडिंग मोमेंट को एक बार के लिए mx ही बोल दे रहा हूँ, क्या आएगा। और यहाँ का जो बेंडिंग मोमेंट है वो पूरे ए बी पोर्शन के लिए वैलिड होगा, बस कॉरेस्पॉन्डिंग थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ का बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा सर, तो या तो इधर का पोर्शन लो या नीचे का, तो रिएक्शन ही निकाले तो ऊपर का ही पोर्शन लो, और इसके एक साइड के पोर्शन से जितना भी सेक्शन का मूवमेंट आएगा उसका अलजेब्रिक सम। और यहां पर कोई स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक फॉलो कर लो, बट कोई भी एक फॉलो करना जो बन कर रहा है। तो अगर मैं इधर से बेंडिंग मोमेंट निकालते समय मैं क्लॉकवाइज को प्लस ले रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, मैं क्या लिया हूं, क्लॉकवाइज को प्लस और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, ठीक है। तो इसके एक साइड के पोर्शन में अभी एक ही लोड आ रहा है पी, और फोर्स क्या, और पी की वैल्यू दी है ना क्वेश्चन में, एसआई यूनिट पे रखना 1000 न्यूटन, जो दिया है वो दिया है। जैसे रेडियस क्वेश्चन में दे रखा है, रेडियस कितना है सर, एसआई यूनिट पे रेडियस इज 2 मीटर। क्लियर पॉइंट, तो रेडियस कितना है 2 मीटर। तो इस P की वैल्यू 1000 न्यूटन, और फोर्स का मूवमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर इस सेक्शन से पर ये फोर्स वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लोगे क्या, हाँ। अच्छा, ये जो डिस्टेंस, अगर ये एंगल थीटा है तो r sin थीटा आएगा, और r 2 मीटर है, तो ये जो डिस्टेंस है इनडायरेक्टली 2 sin थीटा होगा क्या, हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा 2000 sin थीटा, इस सेक्शन का बेंडिंग मोमेंट। और डायरेक्शन क्या आएगा, क्लॉकवाइज, सपोज मैं क्लॉकवाइज को प्लस ले रहा हूं तो प्लस, ये आ गया। और जैसे ही आ गया तो ये पूरे पोर्शन का स्ट्रेन एनर्जी निकल जाएगा, क्या होगा, इंटीग्रेशन mx स्क्वायर, mx कितना है 2000 sin थीटा का होल स्क्वायर इंटू dx, और dx इक्वल टू क्या होगा r d थीटा, और रेडियस कितना है 2 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 2d थीटा इंटू dx, dx r d थीटा ना, और रेडियस 2 मीटर है, डिवाइड बाई mx स्क्वायर dx अपॉन 2 ei, तो 2 इंटू ei, ei क्या है मेरा फ्लेक्सर रिजिडिटी, विच इज नथिंग बट 5536 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 5536 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन का लिमिट, ये पूरे इस ए बी पोर्शन के लिए इंटीग्रेट करना है, थीटा यहाँ से लिए तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0, यहाँ पर थीटा की वैल्यू π/2, क्या, तो लिमिट क्या हो जाएगा 0 से π/2। थीटा कभी भी बाहर आ रहा है तो रेडियन पे ही रखोगे, डिग्री रेडियन पे, साइन और कॉस के अंदर आ रहा है तो डिग्री में रखो या रेडियन में, तुम लोग की इच्छा शक्ति है, बट उस हिसाब से कैलकुलेटर में सेट होना चाहिए। बाकी ये कैलकुलेशन इंटीग्रेट करना तुम लोग का काम है। ये कितना आ जाएगा सर, 2000 का स्क्वायर, और ये 2 क्या आ जाएगा 2000 का स्क्वायर, पहले पूरा टर्म को देख लेता हूँ, कांस्टेंट इंटू 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5536, ये कांस्टेंट वाला टर्म आ रहा है, सिंप्लीफाई करने पे 72.02535। इंटीग्रेशन के अंदर क्या जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बचेगा, क्या, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा को अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो यूज कर लो, नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 लिख सकते हो क्या, अगर ऐसे फॉर्मूला से करना इंटीग्रेट। क्लियर पॉइंट, साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस, एक मिनट, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ क्या, हाँ सर। तो ये क्या आ जाएगा 72.02535 डिवाइड बाई 2 को इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या बचेगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है ना, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन, तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा, और जो थीटा का कोएफिशिएंट है 2 उससे डिवाइड कर दोगे, तो ये क्या आएगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, इस 2 को तो उधर ले गया हो ना, ये हो गया। और लिमिट क्या है सर 0 से π/2। अब ये करते रहना, लिमिट टू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके तो आएगा 72.02535 डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट,
अपर लिमिट पुट करोगे तो ये पाई बाई टू माइनस साइन 2 इंटू पाई बाई टू, 2 इंटू पाई बाई टू, टू कट जाएगा, साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, तो अपर लिमिट बस पाई बाई टू आएगा, माइनस लोअर लिमिट में ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, तो लोअर लिमिट जीरो आएगा क्या? हाँ सर, तो ये पूरा सॉल्व करके कितना आएगा, डिवाइड बाई टू इंटू पाई डिवाइड बाई टू, हाउ मच इट इज कमिंग, 56.568 जूल। जूल क्यों? क्योंकि सारा किस में यूज लिया हूं, ऐसा यूनिट पे। क्लियर पॉइंट? तो 50, अब आंसर तुम लोग 56.56 रख दो या 56.57, क्योंकि करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस पूछा है, रेंज उतना बड़ा देगा, बट कैलकुलेशन 3-4 डिजिट तक करना, तो हमेशा 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट आंसर तो आ ही जाएगा। कितना आ रहा है? 56.57 जूल। और क्वेश्चन में जूल में ही पूछा था क्या, तो जूल में स्ट्रेन एनर्जी कितना रहा है? 56.57। ओके।